बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड खुशामदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आपको हमारा ही इंतजार था, नहीं था तब भी हम आ गए हैं। दिस इज सबसे आगे। आई एम इमरान हसन। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। आई एम श्योर हमारा ही इंतजार होगा क्योंकि हमें आपका इंतजार होता है, यहाँ पर पहुँचने का इंतजार होता है। आपको नहीं होता? नहीं, आई एम श्योर कि आपको हमारा इंतजार। देखिए, ये एतमाद ही है हमारी ऑडियंस के ऊपर, हमारा एतमाद ही है जो हमें खींच के यहाँ पर लेकर आता है। वीकेंड के बाद एक बार फिर से आपको नहीं नाजरीन, हमें आपसे बहुत प्यार है और हमें यकीन है कि आपको भी हमें बहुत से प्यार है। इतनी मेहनत करती हैं हम तो करते हैं, हमारी टीम कितनी मेहनत करती है इस शो के। नाजरीन कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। बालाजी, हम इमोशनल नहीं होंगे क्योंकि अब इमोशंस जो हैं वो थोड़े थोड़े कम होते जा रहे हैं जैसे दुनिया आगे की तरफ बढ़ रही है। AI बहुत ज़्यादा आ गई है और अब एक और AI जो है, स्मार्टेस्ट AI ऑन द अर्थ, उसका ऐलान कर दिया गया है। किसने किया जी? मुझे तो मेरा तो मुकाबला चल रहा है, इसी रोज कोई ना कोई नई चीज आई होती है। ये दुनिया हम इंसानों के AI कितो आ गई है। एक्स के जो मालिक हैं एलोन मस्क, उनके हवाले से भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी एट स्टार्ट। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी हैं एलोन मस्क, उन्होंने ऐलान किया है कि वो आज ग्रुप 3 नामी दुनिया का सबसे ज़हीन, चीन से भी ज़हीन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक अपना AI रिलीज करने जा रहे हैं। एलोन मस्क ने यह ऐलान एक्स पर अपनी एक पोस्ट में किया है। सही वाला किया ना, वैसे तो नहीं किया, सही वाला किया। उन्होंने लिखा कि ग्रोक 3 लाइव डेमो के साथ पीर को पैसिफिक टाइम के मुताबिक रात 8 बजे रिलीज किया जाएगा, यानी कि आज मंडे को किया जाएगा। अच्छा। अब AI, अब एलोन मस्क जहाँ पर भी आते हैं ना, और जब AI की बात करें कल सुबह की, अच्छा ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ जब ये टाइम डिफरेंस आता है ना, जहाँ पर AI आता है और जब एलोन मस्क आते हैं ना तो थोड़ा सा डर भी लगना शुरू हो जाता है क्योंकि अब ऐसे भी AIs आ रहे हैं ना जो खुद से सोचना शुरू कर देते हैं। तो जब अगर AI ने कुछ ऐसा सोच लिया कि पाकिस्तान या पूरी दुनिया के लिए कुछ ठीक नहीं है, इससे डरें कि एलोन मस्क के बिहाफ पे AI ट्वीट ना कर रहा हो। साथ में उन्होंने लिखा कि स्मार्टेस्ट AI ऑन अर्थ, उन्होंने इसको टाइटल दिया है और ये सबसे ज़हीन होगा। ग्रुप 3 अपनी गलतियों पर गौर करने की भी सलाहियत रखता है, न सिर्फ सोचने की। इससे पहले जो डीप सीक था उसकी क्वालिटी ही ये थी कि वो खुद से सोच भी सकता था, एनालाइज करने के अलावा या उसके अंदर जो फीड इन प्रोग्रामिंग है उसके अलावा। अब ये खुद से अपनी गलतियों पे भी गौर करेगा कि ओह आई मेड अ मिस्टेक, मान भी लेगा कि सॉरी सर मैंने गलती की है। आई होप यू अपोलोजाइज भी कर। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपोलोजाइज नहीं भी करते ना, अगर ये अपोलोजाइज भी करेगा फिर ये अच्छा है। बट देयर इज अनदर क्वेश्चन, देयर इज अ कैच, वुड इट बी फ्री? क्योंकि जो पहले चैट जीपीटी था वो फ्री नहीं था। दिस इज द मेन क्वेश्चन कि ये पेड होगा या फिर फ्री होगा, और फिर अपनी थिंकिंग में भी फ्री होगा या नहीं होगा, ये ज्यादा बड़ा मुझे कंसर्न लगता है क्योंकि थिंकिंग में फ्री होना, AI को हमारा असिस्टेंट होना चाहिए, हमें गाइड नहीं करना चाहिए कि हमें किस तरफ जाना है। बहरहाल जी, अब हम किस तरफ जा रहे हैं जरा ये भी बता दें। पाकिस्तान किस तरफ जा रहे हैं? हम आबादी में ग्रो कर रहे हैं माशाल्लाह। पाकिस्तान को दरपेश आपको मालूम है सबसे बड़ा मसला इस वक्त आबादी है, और मैं और आयशा खुश हो रही थी कि अच्छा आने वाले वक्त में हम 38 करोड़ हो जाएंगे, इतने ज्यादा पाकिस्तानी, बहुत अच्छी बात हो जाएंगे। और पता नहीं हम एक अंदाजा ये बारल कह रहा है कि 2050 तक 2050 तक जो पाकिस्तान की आबादी है वो 38 करोड़ 60 लाख पौने 39 करोड़ ऑलमोस्ट पहुंच जाएगी, जिसकी वजह से मईशत, तालीम, सेहत के शोबों में और आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ जिन्होंने आबादी बढ़ानी है, 39 करोड़। अभी आपको पता होना चाहिए कि आपके रिश्तेदार कितने बढ़ने वाले हैं। इस आबादी में जो इजाफे की वजह है मुल्क में वसाइल की कमी है, और इसके साथ साथ जो बेरोजगारी है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। बहुत सारे लोग, मुझे ये समझ नहीं आ रही जो आबादी में इजाफे की वजह वसाइल की कमी कैसे हो गया? आबादी में जब वसाइल कम है ना, लोग इस्तेमाल करने वाले बढ़ रहे हैं। अब एक कप है मैं पी रहा हूँ, यहाँ पे 3 लोग हों, 3 लोग एक कप कॉफी का पिए, ये दोनों मुझे समझ नहीं आती, ये दोनों रिलेट कैसे कर रहे हैं? आबादी की बढ़ने की वजह जो है ना वसाइल की कमी, वसाइल की कमी एक वजह हो सकती है आबादी के अंदर जो है ना मसले मसाइल की, लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। मुझे सिर्फ एक पता है कि अभी इस्तेमाल करने वाले एक चीज का अगर एक शख्स है, कल जब 3 हो जाएंगे तो चीज की वक़्त भी बढ़ जाएगी, उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है। खैर, जो नई नस्ल है, ये बढ़ती हुई तादाद है आबादी की, उसको मुलाजमतें फराहम करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब भी हम देखते हैं शायद दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क है जहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, और यही अगर 2050 तक हम ले जाएं 115 मिलियन नई मुलाजमतों की जरूरत होगी। 115 मिलियन। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि आबादी बढ़ने से तालीमी इदारों पर भी दबाव बढ़ेगा, जो मयार है तालीम का उसमें भी कमी आ सकती है, और नई नस्ल जो है उसके लिए ज़रूरी हो जाएगा कि उनको मयारी तालीम फराहम की जाए, लेकिन ये मुश्किल भी हो जाएगा, और तालीमी इदारों की तादाद में इजाफा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा ताकि वो तरक्की के लिए बेहतरीन मौके हासिल कर सके। अब आबादी में इजाफे से सेहत का निज़ाम, अब कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा इसका? सेहत के निज़ाम पर भी बोझ पड़ सकता है। ज़्यादा आबादी का मतलब है कि अस्पताल
अस्पतालों और क्लिनिक्स की तादाद में इजाफा करना होगा, सेहत की सहूलतें फराहम करने के लिए मजीद वसाइल दरकार होंगे। यही नहीं बल्कि बढ़ती हुई आबादी की सेहत की ज़रूरियात के लिए मजीद डॉक्टर्स चाहिए होंगे, नर्सेज चाहिए होंगी, मेडिकल टेक्नीशियंस की ज़रूरत पड़ेगी। अब इस तरह के सर्वेज और इस तरह की जो प्रेडिक्शंस होती हैं ना, फोरकास्टिंग्स होती हैं, ये हेल्प करती हैं गवर्नमेंट्स को लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने के लिए। लेकिन क्या हमारी गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रही है? दिस इज द बिग क्वेश्चन। अगर गवर्नमेंट फोकस करे। अच्छा, मेरा एक और कंसर्न इसमें जो कुदरती वसाइल है, जैसे पानी की हम बात करें, पानी की ऑलरेडी शदीद कमी है। कल मैं इस्लामाबाद के हवाले से खबर पढ़ी जिसमें ये ऑलरेडी बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद में जो पानी की सतह ज़ेर ज़मीन नीचे जा रही है। हमने इस पर एक शो भी किया था, बल्कि कई शोज़ कर चुके हैं, लेकिन स्पेसिफिकली हमने इसको फोकस किया था। और उसके साथ साथ आप देखें जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, ऑलरेडी जंगलात कम हो रहे हैं, बारिशें कम हो रही हैं, जंगलात कम हो रहे हैं। तो अगर विद द टाइम इसके इस्तेमाल करने वाले ज़्यादा होंगे, कंक्रीट बढ़ती, सड़कें बिल्डिंग्स बढ़ती जाएंगी। अब आप कहेंगे सब कुछ क्यों बता रहे हैं? इसका हल ये है, प्लान योर फैमिली। आप उतनी फैमिली प्लान करें जो आपके वसाइल के मुताबिक है और जो आने वाले वक्त में आपको लगे कि जिसको आप बेहतर तरीके से बताओ, और फैमिली हेड आप उसको चला सकते हैं। बाकी तो अल्लाह के काम है, अल्लाह के सिलसिले, लेकिन अल्लाह ने हमें ब्रेन भी दिया है प्लानिंग के लिए कि हम प्लान करें। ब्रेन भी दिया है, ब्रेन का इस्तेमाल करना जो है ना वो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मैं जिक्र कर रही थी ना कि बारिशें बड़ी कम हुई हैं, तो इसके बारे में एक जो रिसर्च है वो भी आ गई कि रवा साल जनवरी का महीना जो है मुल्क की तारीख का गर्म तरीन जनवरी रहा है। अभी तक जितने जनवरीज गुजरे हैं ना उनमें गर्म तरीन रहा है। डीजी मेट ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से कम बारिशें हो रही हैं। इसका जिक्र हम बार बार अपने शो में करते रहे। और महकमा मौसमियात की 18-19 फरवरी को मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेश गोई भी सामने आई है। अब ये पेश गोई अल्लाह करे अमली शक्ल भी इख्तियार मैं ये सोचता रहता हूं कि बारिश होती, एक तो वो छोटी छोटी बारिश होती, वो तो बारिश नहीं होती, उसका तो कोई असर नहीं हो रहा। खैर मरी में अगर बात करें, बारिश क्या होती है? मतलब वो हल्की हल्की, हम उनको कनिया कहते हैं। कनिया। अच्छा जी, तो यालाबारी की उम्मीद मरी में बहरहाल मौजूद है। सर्दी की शिद्दत बढ़ने का खदशा है। खुश्क साली का शिकार पूरा मुल्क होने जा रहा है। खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे खाक में बदन, लेकिन ऐसी सूरत हाल मौजूद है। जो पानी का बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर रहा है। रावलपिंडी में अगर सिर्फ ज़ेर ज़मीन पानी की सतह की हम बात करें 700 फीट तक गिर गई। और ये अच्छे इलाकों की बात करें हम, यहाँ पानी आ रहा है, अदरवाइज तो गल वध गई है। 45 दिन का पानी सिर्फ यहाँ पे ऐसा रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि बाकी है ज़ेर ज़मीन। रावलपिंडी में जो घर हैं, जो सर्विस स्टेशन हैं, इन पर गाड़ियाँ धोने पर 1 माह के लिए वासा हुकाम की जानिब से और गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी लगा दी गई है। और फरवरी और मार्च में अगर बारिशें ना हुई तो वासा हुकाम ये भी कहते हैं कि ये जो मसला है अल्लाह ना करे ये मजीद संगीन हो जाएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। पानी को हमने ज़ाया नहीं करना है। पानी को जितने और छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो करके, लाइक जिस टाइम पे हम ब्रश कर रहे होते हैं, समटाइम्स हम भी ये करते हैं कि टैप जो है ना वो खुला हुआ और ब्रश करें, उस टाइम पे बंद कर, वुज़ू करते हुए पानी बहुत ज़्यादा आप वुज़ू करें, हाथ धोएं, पानी टैप बंद कर दें, फिर इस तरह से आप, ताकि पानी बच सके जितना। तो मौसम बता दें, आप टेम्परेचर बता दें, मौसम के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, तो दैट आप अपने दिन को अच्छे से प्लान कर सकें कि किस तरह से आपने चलना है। जी, सबसे पहले तो हम इस्लामाबाद के बारे में आपको बताते हैं कि यहाँ पर कम से कम रहेगा 9 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर में कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है। शहर कायद कराची में, रोशनियों के शहर में कम से कम 18 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है। उसके बाद पेशावर में कम से कम रह सकता है 9 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड। और आखिर में कोयटा, यहाँ पर अभी भी थोड़ी बहुत ठंड है, कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है। इसके मुताबिक आप अपने दिन को प्लान कर सकते हैं। गई सर्दी गई, बिल्कुल आप दिन को प्लान करें, सुकून से करें, कोई बारिश का इम्कान ही नहीं है। दुआ का सिलसिला मत रोकिए, प्लीज़ दुआ ज़रूर कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे भरोसा करना चाहिए और हम दस्त बस्ता अल्लाह पाक की ज़ात के आगे हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह खैर की बारिश दे और लाज़मीन दे, हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, अल्लाह के ख़जानों में कमी नहीं है। दुआ ज़रूर जारी रखें। आगे बढ़ते हैं। वी हैव गॉट सम इंटरेस्टिंग स्टोरीज एज यू नो। कल एक बड़ी ज़बरदस्त फाइट हुई सोशल मीडिया पे। अच्छा, लोग ऐसी फाइट्स के मौके पर ना अपने अंदर की भड़ास निकालना शुरू कर देते हैं। दिस वाज बिटवीन फिरोज खान एंड सोशल मीडिया स्टार नसरीन फेम राहिम परदेसी। नसरीन और फिरोज के दरमियान फाइट हुई, लेकिन नसरीन हैज बीटन फिरोज खान। जी, मुझे पता है, उन्होंने बिल्कुल बीट कर दिया है। आप भी उन लोगों में से जो खुश हो रही थी फिरोज हार गया इस बात पे? अच्छा नहीं, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हो रही थी। मेरा बहुत ज़्यादा वैसे इंटरेस्ट ही नहीं था इनकी फाइट के अंदर। मुझे वो याद आ रहा था, वो जो आपको याद है एक बड़ी फाइट हुई थी नेटफ्लिक्स के ऊपर, एक फेमस यूट्यूबर और एक बॉक्सर के दरमियान। अब दुनिया तो 2 हिस्सों में बटी हुई थी, एक को सपोर्ट करा, एक को सपोर्ट करा, लेकिन उन्होंने कितने पैसे बना दिए ये किसी ने बात नहीं की। दोनों ने कितने पैसे बनाए। एक्चुअली फिरोज की जहाँ पे फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, तकरीबन इनको 90 लाख लोग ऑलमोस्ट फॉलो करते हैं सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर। उसके साथ साथ फिरोज
कि हेटर्स या क्या कहना चाहिए क्रिटिक्स भी बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, तो इस वजह से लोग कह रहे थे अब वी आर वेरी हैप्पी, फिरोज़ का गुरूर टूट गया एंड ऑल दैट। सबसे पहले तो मैं फिरोज़ और राहिम दोनों को इस बात को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक हेल्दी एक्टिविटी का इंतखाब किया, उन्होंने लोगों को इंगेज किया कि लोग इस तरफ आए, नौजवान बजाय इसके कि वो ड्रग्स की तरफ जाएं, यू नो सोशल मीडिया पे बिजी रहें। वो उन्होंने कहा कि आप फिजिकल फिटनेस की तरफ आएँ। और राहिम ने जो एक वीडियो अपना पैगाम जारी किया उसमें उन्होंने फिरोज़ को बहुत अप्रिशिएट किया। 5 राउंड पे ये फाइट आपको पता है चली, उसके बाद जाके फिरोज़ से। अच्छा मुझे बताएं, आपको भी लगता है ड्रामेटाइज थी या फिर ऑल नेचुरल? उनका इतना खून निकल आया, खून भी निकल रहा था। आई होप ही फील वेल। लेकिन एक अच्छी एक्टिविटी थी। इस तरह की एक्टिविटीज पाकिस्तान के अंदर बहुत जरूरी है होना। हम बार बार इसका जिक्र करते हैं, हेल्दी एक्टिविटीज होंगी, पॉजिटिव स्पोर्ट्स की एक्टिविटी खासतौर पर जब होती हैं तो यूथ जो है ना बहुत ज्यादा कनेक्ट करती है। तो यूथ के बारे में ही हमारा फोकस होता है। हाँ, बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ जितनी भी सेलिब्रिटीज हैं, चाहे वो फ्रेंडली मैच खेलें, पहले बता दें, या फिर सीरियस मैचेस खेलें, लेकिन स्पोर्ट्स की तरफ लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं दोनों को अप्रिशिएट करता हूँ। अब 2 लड़ रहे थे तो जीतना तो एक ही नहीं था, या फिरोज जीतते या राहिम जीतते। तो राहिम जीत गए बिकॉज फिरोज अल्टीमेटली प्रोफेशनल बॉक्सर तो नहीं है। आगे चलते हैं, लेट्स टेक यू टू द यू नो फुटबॉल के हवाले से सबसे ज्यादा जाने वाले ब्राजील की तरफ, जिसकी एक सुपरमार्केट में शॉपिंग करती है खातून की हमारे पास स्टोरी। और वो क्या है? वो ये है कि उनकी जेब में रखा हुआ था फोन, और वो फोन जो है ना अचानक से फट गया। खातून उनके कपड़ों में जो है ना आग लगी। जस्ट लुक एट दैट वीडियो। और ये जब मैंने देखी है वीडियो उसके बाद मुझे तो डर लगना शुरू हो गया। मैं तो फ़ोन जो है ना उठा के थोड़ी देर के लिए अपना साइड पे कर दिया है कि यू नेवर नो। और इस तरह के केसेस पहले भी हो चुके हैं। ये तो चलो उन्होंने अपनी पॉकेट में रखा हुआ था, कुछ ऐसे भी हैं यूज़ करते करते अचानक से फ़ोन जो है ना उनके ब्लास्ट हो गया। मुझे लगता है कि जब आप बहुत ज़्यादा आप फ़ोन को ना मुसलसल चार्जिंग पे लगा छोड़ देते हैं, दिस इज नॉट ऑफिशियल बट आई हैव हर्ड फ्रॉम समवन कि आपकी अगर ओवर चार्जिंग वाला जो फैक्टर होता है ना उसकी वजह से मोबाइल फोन के कुछ जो अंदर ट्रांसमीटर्स होते हैं क्या होते हैं, देयर कैन बी समथिंग टेक्निकली रॉन्ग, लेकिन बहुत खतरनाक है। तो आप बहुत एहतियात करें फ़ोन को खासतौर पे चार्ज करते हुए, और हिदायत ज़रूर पढ़ ली जाए खासतौर पे फ़ोन की बैटरी और चार्जिंग के हवाले से। अच्छा, हम तो उन लोगों में से सब कुछ ऊपर करके ना एंड में आई एक्सेप्ट करके ओके कर देते हैं। आई थिंक आप भी उनमें से होंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशन एंड एवरीथिंग। आई होप शी इज सेफ, अल्लाह करे बच की। शी इज इन हॉस्पिटल, उनको ज़रा जख्मी हो गई हैं, उनको दी जा रही है तिब्बी इमदाद। बहरहाल जी अल्लाह करे हम सब महफूज रहें, ये बड़ा ज़रूरी है। और फ़ोन क्योंकि हम सबके पास होता है, एहतियात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ जाते हैं, और एक और स्टोरी हमारे पास आई थी और वो भी थोड़ी इंटरेस्टिंग भी थी और थोड़ी सी इस तरह की थी कि हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आपके सामने वेल आ जाए तो आपने अपने आप को बचाना कैसे है। वेल के मुंह से बच जाने वाले खुशकिस्मत सयाह ने वाकई को कीमती और जीने का दूसरा मौका करार दे दिया है। समझने में 1 सेकंड लगा कि वेल के मुंह में हूँ, जब तक सोचा जिंदा कैसे रह सकता हूँ, वेल ने बाहर उगल दिया। चिली के समंदर से सयाह को वेल ने निगल लिया था। अगर आपके सामने वेल आ जाए ना तो भाई वेल मे बी उसका पेट खराब हो, उसे मना हो इंसान खाना उस दिन, अदरवाइज तो ये भाई गए थे। ओह माय गॉड। एक और मैंने वीडियो देखी, एक लड़की जो है ना वो एक शार्क के साथ अपनी सेल्फी बनाने लगी तो शार्क ने उसको दबोच लिया। एक दफा वैसे वसीम अकरम हमारे जो स्टार हैं वो भी स्विमिंग करते हुए शार्क के सामने आ गए किसी सर्टेन उसके अंदर क्या कहना चाहिए उसको, स्विमिंग कर रहे थे तो उनके साथ भी वाकया हुआ। उन्होंने कहा कि मेरा बड़ा एक इस तरह का वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, डर गए थे काफी। और टेरिफाइंग ऑफ कोर्स, शार्क के सामने आप एंजॉय शार्क पे 20 अदर्स। देखिए एक्सपीरियंस नहीं किया उस टाइम पे जो है ना, एक्सपीरियंस करते हुए पता नहीं क्या सिचुएशन होगी। बहरहाल जी जैसे इमेजिन आप वेल के मुंह से जाके, इसे कहते हैं मौत के मुंह से वापस आना। वेल को मौत कह रहे हैं आप? हाँ, उनके मुंह से उसने उगल दिया भाई। बड़ा अच्छा हुआ कि उसने उगल दिया। और वैसे होता बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे सामने भी नॉर्मली वेले ऐसी करती नहीं है। वेले ऐसी इतनी वेले नहीं होती हैं वेले कि वो ना उगल दे, वो ले जाती हैं। बट नेक्स्ट वी हैव शुड वी डिस्कस क्रिकेट नाउ। हमने क्रिकेट की बात करनी है भाई। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम क्रिकेट की बात ना करें? आपकी हमारी समाज जो देखने वाले हैं उन सबकी फेवरेट स्पोर्ट है, और पाकिस्तान के अंदर तो मेला लगने वाला है। शाहीन जो है उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी पर नजरें जमा ली हैं। 19 फरवरी को होने वाले बड़े इवेंट के लिए भरपूर प्रैक्टिस उन्होंने शुरू कर दी है और प्रैक्टिस सेशंस में मसरूफ हैं। और कल जबरदस्त किस्म का कर्टन रेजर लाहौर में किया गया। ये है पाकिस्तान के शाहीन्स और इनका आईसीसी प्रोमो जो है वो जारी कर दिया गया है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। जर्सी के अंदर वो अपना फोटो शूट कराते हुए नजर आए। आप कुछ कह रहे थे शाहीन के बारे में? मैं कह रहा था शाहीन का ये सिग्नेचर स्टेप है बॉल वाला, थोड़ा चेंज करवा लिया अगर दिया डायरेक्टर। शाहीन से कुछ और भी करवाया जा सकता है। देना रिकमेंडेशंस क्या किया जा सकता है? मुझे पैसे मारा जा सकता है फ्री में क्यों? कैमरामैन को यूं करके बॉल मारी जा सकती है। डायरेक्टर्स पीसीबी के, तो पीसीबी हायर करे हमारी सर्विसेज तो हम बताएंगे। खैर सैफ अफरीदी सीरीज हम अवेलेबल है, पीसीबी आप ये हम हाजिर। सैफ अफरीदी सीरीज पाकिस्तान के हक में खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान इस सीरीज में न सिर्फ हारा बल्कि अच्छी खासी बुरी हार हारा। न्यूजीलैंड से हम दोनों मैच हार गए। मैं अवॉइड कर रही थी इस बारे में बात करना। हम डायरेक्ट चैंपियंस ट्रॉफी पे नहीं जा सकते। अच्छा, माजी जो है ना बंदे का, तल्ख माजी, जान नहीं छोड़ता। दो के आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल माजी करीब है ना। 2 दिन पहले की हार कैसे भूल जाएं?
2 महीने तो मुझे डर इस चीज से लग रहा है कि न्यूजीलैंड जो है ना वो बहुत ही क्लाइमेटाइज हो गया पाकिस्तान की कंडीशन से, और पहला मैच जो है ना वो भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही होने वाला है 19 फरवरी से। यहाँ भी थोड़ा सा कुछ चंद घंटों की दूरी पर रह गया है चैंपियंस ट्रॉफी का स्टार्ट, और उसमें भी पहला मैच न्यूजीलैंड से ही है। वही तो मैं कह रही हूँ, पहला मैच न्यूजीलैंड से ही है। न्यूजीलैंड क्लाइमेटाइज हो गई है, बहुत अच्छी फॉर्म के अंदर है, मोराल भी बड़ा अप होगा। पाकिस्तान ने एक मैच में तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, अब देखना ये है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ अब ये जो मैच होने जा रहा है उसमें पाकिस्तान क्या गुल खिलाता है। गुड थिंग इज हारिस रऊफ फिट हो गए हैं अपनी इंजरी के बाद, और उन्होंने नेट में हल्की बुल्की प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। पहले मैच में एज ऑफ टोल्ड जो पहला मैच है वो न्यूजीलैंड के साथ 19 फरवरी को हमारा होने जा रहा है। पाकिस्तान डिफेंड भी करेगा अपने टाइटल को, बिकॉज वी बिन द विनर ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, और भरपूर फॉर्म में इस वक्त नजर आती है न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के खिलाफ। बाकी टीम्स कैसी होंगी, बट द मदर ऑफ ऑल मैचेस दैट वी आर वेटिंग फॉर, जिसके कुछ एक्स्ट्रा टिकट्स भी आईसीसी ने जारी किए और वो भी सारे बिक गए। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वो भी होने को है 22 तारीख को, आईसीसी ने 22 को ही है ना, 23 को 23 फरवरी को होने वाला है ये सबसे बड़ा टाकरा। इसके लिए सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, इंडियंस भी बड़े बेचैन रहते हैं और हम भी बड़े बेचैन हैं। अच्छा, इनके टिकट्स के बारे में मैं बताऊं, कम से कम जो प्राइस थी ना वो 40,000 और ज्यादा से ज्यादा प्राइस 4 लाख तक गई है। नहीं लगे सी जाना ही नहीं। अच्छा नहीं, फिर भी ना 4 लाख अच्छे, यहाँ से ना लोगों के इंटरेस्ट का अंदाजा लगाया जा सकता है। आईसीसी ने और मजीद टिकट्स जो है वो जारी किए थे, वो भी चंद सेकंड्स के अंदर। अच्छा, थक करके बिक गए सारे के सारे बिक गए। अज़लान है हमारे साथ, अज़लान हमारे साथ आए तब सर। अज़लान वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ राय मोहम्मद अज़लान मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनके जज्बात भी जानते हैं, ख्यालात भी जानते हैं, और फिर हमारी परफॉर्मेंस के हवाले से तसव्वुरात भी जानते हैं। अज़लान वेलकम टू सबसे आगे, क्या हाल है, ठीक ठाक हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो, आई एम वेरी वेल, थैंक यू। ग्लैड टू हैव यू अज़लान। आपके शहर में तो बड़ी रौनकें लगी हुई हैं भाई, कल बड़ी जबरदस्त कर्टन रेजर दीवाने आम में हो गई और बड़े वहाँ पे हमें स्टार्स भी नजर आए। मुझे भी कह सकते हैं कि आपके शहर में रौनकें लगी हुई हैं। नहीं, आप फिलहाल इस्लामाबाद में। मोर क्रेडिट्स टू अज़लान। अज़लान क्या कहेंगे, सबसे पहले तो हमें इस तकरीब के बारे में बताइए, कैसा लगा आपको, कैसी ओपनिंग थी, डिड यू एंजॉय? आप क्या मौजूद थे वहाँ पे? नहीं, मैं वहाँ मौजूद नहीं था, और दूसरा ये मेरे से ज्यादा आयशा का शहर है बिकॉज मैं फैसलाबाद से। और रही बात शहर में रौनक की, तो डेफिनेटली काफी रौनक है, और इस तरह की चीजों का फायदा ये होता है कि अवाम ज्यादा कनेक्ट हो पाती है विद स्पोर्ट्स, विद इवेंट्स, विद एक्टिविटीज, बिकॉज ऑलरेडी जैसा मैं कह चुका हूँ कि कई मरतबा जब हमारे मुल्क के हालात बहुत ज्यादा बुरे थे, क्या हमारे नसीब में ये धमाके और इस किस्म की चीजें ही रह गई हैं, बिकॉज व्हाई कांट वी हैव प्रॉपर खुशियां और इस किस्म की चीजें। सो वो चीजें दोबारा से होती हुई नजर आ रही हैं। दिस इज गोइंग टू बी वन आईसीसी इवेंट दैट वी आर होस्टिंग। देन हमने आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर होस्ट करना है जो कि प्रॉब्ली अगले साल है। देन पाकिस्तान इज गोइंग टू होस्ट वुमेन्स वर्ल्ड कप आईसीसी का इन कपल ऑफ इयर्स, तो इंशाल्लाह। सो अब इस तरह की चीजें वापस आ रही हैं। लास्ट टाइम हमने जब आईसीसी का इवेंट होस्ट किया था बैक इन 1996, उसने मुल्क में क्रिकेट का एक क्रेज, उसके मुतालिक जो एक रुझान था उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा क्रिकेट के साथ जो शौक एक दफा दोबारा से शुरू हुआ था, ऑब्वियसली मेरी फैमिली में लोग खेलते थे तो वो था, लेकिन वो वक्त के साथ साथ खत्म होता गया था। तो 96 वाज द टाइम। अब बहुत छोटा था, लेकिन वो एक तब शुरू हुआ था। अब वो वाला हमारा फेज जो है ना पाकिस्तानियों का, इंशाल्लाह मैं बड़ी उम्मीद के साथ ही कह रही हूँ, वो ये जो कहते थे ना वो मेरे नसीब की बारिश है किसी और छत पे बरस गई, ये वाला फेज हमारा गुजर चुका है। अब इंशाल्लाह आफ्टर 29 इयर्स वी आर रेडी टू होस्ट एन आईसीसी इवेंट। अच्छा, उस्मान खान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनको भी हम शामिल कर लेते हैं, देन गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। उस्मान, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं आप क्या है नया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में हमारे साथ शेयर करने के लिए। देखें, आज ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम आज लाहौर पहुंची है और उनका 2 मुख्तलिफ दस्तों के अंदर आज ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए पहुंच चुकी है। आज ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम आराम कर रही है लाहौर में, और एक रोज़ बाद उनके प्रैक्टिस सेशन को शेड्यूल किया जाएगा आईसीसी की जानिब से। इसके साथ साथ हमने देखा है कि कराची में आज न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान शाहीन्स के स्क्वाड के साथ भी अपने वार्म अप मैचेस खेल रही है। कल हमने देखा था कि अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान शाहीन्स के साथ मैच खेला और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के साथ मैच खेला है। तो अब एक्टिविटीज़ शुरू हो चुकी हैं। कल
लाहौर के अंदर एक बड़ा अच्छा रंगारंग कर्टन रेजर तकरीब भी हुई थी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, जिसमें क्रिकेट सितारों की कहकशां मैं कहता हूं कि वो उमड़ आई थी और उसके अंदर एक बेहतरीन समा बन गया था। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा हुआ, चेयरमैन पीसीबी ने खिताब किया, फिर आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेफ एलेडाइस भी यहाँ पर आए हुए थे और मुख्तलिफ गुलकारों ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया और ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान खेलों के लिए महफूज मुल्क है और इसमें ना सिर्फ एंटरटेनमेंट है बल्कि क्रिकेट के भी तगड़े मुकाबले देखने को मिलेंगे। और तकरीबन 6 में से 5 टीमें इस वक्त पाकिस्तान में पहुंच चुकी हैं और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का इंतज़ार है जो कि आइंदा 24 घंटों के अंदर उनकी भी आमद लाहौर में मुतवक्को है। और उसके बाद 22 फरवरी को हम लाहौर में पहला मैच होता देखेंगे कज़ाफ़ी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान, जबकि इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को कराची में होना है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। ठीक है। तो इस वक्त शहर की सूरत हाल क्या है? अमूमी तौर पे जब टीम्स प्रैक्टिस कर रही होती हैं, आना जाना उनका रूट, बड़ी कर्फ्यू की सी सिचुएशन उस वक्त फील होती है, खासतौर पे जो फिरोजपुर रोड का वो इलाका है, तो कैसे, क्योंकि ऑब्वियसली सिक्योरिटी भी बड़ी ज़रूरी है, हमने इस चीज़ को देखना है। उस्मान, क्या सूरत हाल है? क्या कोई प्लान दिया गया है? कैसे सिक्योरिटी मेंटेन की जाएगी, ट्रैफिक डिस्टर्ब भी ना हो, टीम्स भी आए, प्रैक्टिस भी और फिर मैचेस भी हों? देखें, जो ट्रैफिक सिटी का जो प्लान है वो तो शेयर किया जाता है पब्लिक के लिए भी, क्योंकि एक दिन पहले जब भी मूवमेंट होती है तो बाकायदा तौर पर एक कैंपेन भी चलती है सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से और इसके अलावा मीडिया को भी आगाह किया जाता है कि इन वक्त के ऊपर रूट लगेगा और रोड कुछ देर के लिए क्लोज होंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि ज़्यादा लंबी टाइम के लिए रोड्स बंद नहीं होते और जब टीम ने मूव करना होता है उससे कोई 15 मिनट पहले के मार्जिन के ऊपर रूट्स को, स्पेसिफिक रूट्स को, जिस तरह अगर आप फिरोजपुर रोड की बात करें, केनाल रोड की बात करें, इसके अलावा लाहौर में माल रोड की बात करें, क्योंकि टीम ज़्यादातर हमारी माल रोड के ऊपर ही स्टे कर रही हैं और वहाँ से जब मूवमेंट होती है तो उससे कोई 15 मिनट पहले तमाम जो सिग्नल्स के ऊपर मौजूद ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, ये अच्छा है कि मुकम्मल तौर पर वो जो सब कुछ बंद कर दिया जाता वो नहीं है। ठीक है उस्मान, आप साथ रहिए, हम अजलान की तरफ दोबारा जाते हैं। अजलान साहब, अब ये बताइए कि कल राशिद लतीफ़ की भी एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ी, उन्होंने भी कहा कि कुछ 7 खिलाड़ी, जिसमें उन्होंने कुछ स्टार प्लेयर्स का भी जिक्र किया, उनकी मौजूदगी पे उन्होंने सवाल उठाए। कैसा दिख रहा है पाकिस्तान का बॉडी लैंग्वेज? हारिस इज बैक टू टीम अपनी फिटनेस के बाद। आप कैसे देख रहे हैं ओवरऑल इस वक्त टीम स्ट्रक्चर को? देखिए, अगर कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो वो खासा अनसेटल्ड है। जिस तरह से हमारा लोअर मिडल ऑर्डर इज अ क्वेश्चन मार्क, हमारा ओपनिंग पेयर इज अ क्वेश्चन मार्क कि बाबर आजम अपनी पोजीशन से हट के खेल रहे हैं। वो नंबर 3 पे सबसे ज्यादा स्कोर करते हैं वनडे का, अगर उनका रिकॉर्ड देखा जाए, लेकिन उनको ओपन करवाई जा रही है। सो बेसिकली हमारा बैटिंग ऑर्डर इतना अनसेटल्ड है कि हमारी टीम में एक ओपनर है, उसके बाद मिडिल ऑर्डर शुरू हो जाता है, बिकॉज बाबर आजम एसेंशियली मिडिल ऑर्डर बैटर जो उन्होंने सबसे ज्यादा करियर अपना एज ए मिडिल ऑर्डर बैटर खेला है या वन डाउन खेला है, वो ओपन कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास लोअर मिडिल ऑर्डर में हमारे पास स्टिल क्वेश्चन मार्क्स हैं कि 35 से 50 ओवर्स के दौरान जब ज्यादा मार धाड़ वाली क्रिकेट करनी होती है, यानी इनको फिनिश करना होता है, अगर मॉडर्न क्रिकेट लैंग्वेज में बोला जाए, जो फिनिशर के रोल का अभी भी हमें नहीं क्लियर हो पा रहा कि आया वो तैयब ताहिर में करना होगा, कामरान गुलाम में करना होगा या खुर्शीद शाह में करना होगा। खुर्शीद शाह की बैटिंग पे राइटली इस वक्त क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं बिकॉज उनकी अपने 3 ओडीआईज में कोई खास परफॉर्मेंस उस तरह से बैट नहीं रही, लेकिन तीसरे राय मोहम्मद अजलान, एनी इनसाइडर यू हैव कि ये स्ट्रैटेजी बनाई किसने है और क्या कोई स्ट्रैटेजी नज़र भी आ रही है? क्योंकि आप समेत जितने भी एक्सपर्ट्स से हमने बात की है या जितने भी एक्सपर्ट्स को हमने सुना है जो क्रिकेट को जानते हैं, समझते हैं, उन सब ने सिलेक्शन के ऊपर सवाल उठाया है। तो व्हाट्स द इनसाइडर, क्यों ये वाली सिलेक्शन की गई है? कॉम्बिनेशन अच्छा क्यों नहीं बनाया गया? देखें, हमारे साथ मसला रहा है और बारहा रहा है कि जब हमारा कोई एक खिलाड़ी इंजर्ड होता है तो उसकी रिप्लेसमेंट ना होने की वजह से हम पूरी की पूरी टीम हम अनसेटल कर लेते हैं। अगर हम ज्यादा दूर ना जाएं तो 2023 के वर्ल्ड कप में यही हुआ था कि नसीम शाह के इंजर्ड होने की वजह से हमें इतनी मुसीबत आ रही थी कि हम अपनी टीम का ऐलान नहीं कर पा रहे थे कि वर्ल्ड कप खेलने किसने जाना है। और बहुत आखिरी तारीख के पास, बल्कि आई थिंक लास्ट डेट ही टीम अनाउंस करने की, उस दिन जाके हमने टीम अनाउंस की थी, बिकॉज हमें समझ नहीं आ रहा होता कि अगर कोई खिलाड़ी इंजर्ड है तो उसकी जगह किसको लेके आना है। सो हमारी टीम जब हमने साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया में देखा कि बड़ी सेटल होती नजर आ रहा था हमारा वनडे यूनिट, उसमें साइम अयूब के इंजर्ड हो जाने से
हमें समझ नहीं आई कि ये बात आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और हम ये मसला फेस करते हैं। चलें क्विकली हम इससे पहले कि कॉन्वर्सेशन बंद करें, कल के कर्टन रेजर पे आपके तासुरात क्या हैं? अच्छी तकरीब थी, वेन्यू के हवाले से क्या कहेंगे? हमने इससे पहले PSL को भी हिस्टोरिक आई बिलीव हजूरी बाग के अंदर हम ले गए थे और ये इसको भी हमने शाही किले का इंतखाब किया, फिर उससे पहले हमने कजाफी और नेशनल स्टेडियम की ओपनिंग्स भी की। असलान आपका क्या टेक है इसके ऊपर? हम वो मोमेंटम बना पाए हैं PCB अब तक इस बड़े इवेंट को लेकर? बिल्कुल, एज ए कर्टन रेजर वाज अ ब्रिलियंट इवेंट। और अगर हम चॉइस ऑफ वेन्यू की बात करें तो फुल मार्क्स। वैसे भी ICC के जो इवेंट्स होते हैं उनकी कोशिश होती है किसी आइकॉनिक वेन्यू पे किए जाएं। एंड व्हेन इट कम्स टू लाहौर, और लाहौर की जो होल हिस्ट्री है विद जो मुगल लेगेसी है या जो ब्रिटिश राज की यहाँ पे तामीर करदा बिल्डिंग्स हैं, तो उसमें अगर देखा जाए तो हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन है। उसमें शाही किला इज प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस के। वहाँ पे आपको काफी सारे विद इन अ वेन्यू डिफरेंट वेन्यूज मिल जाते हैं। दीवाने आम का इंतखाब करना, फिर वहाँ पे बाकी खिलाड़ियों को इन्वाइट करना, आतिशबाजी खासी जबरदस्त थी, मौसीकी, और ऑब्वियसली वो एक सर्टन कोला ब्रांड जो कि स्पॉन्सर है इस वर्ल्ड इस इवेंट का, उनकी एक म्यूजिक और अजलान साहब मोहम्मद आमिर और इमाद भी तो थे वो भी तो खास है। सभी थे जो हमारे चैंपियन स्क्वाड था फ्रॉम प्रीवियस टूर्नामेंट, उन सबको इनवाइट किया गया था। दे वर वेयरिंग देयर वाइट जैकेट्स जो चैंपियन टीम को मिलती है। बिल्कुल ऐसे। और ये जो हम वेन्यूज की बात कर रहे हैं ना, ऑफ कोर्स इतनी रिच हिस्ट्री है हमारे कल्चर की, तो और यहाँ पर अवेलेबिलिटी भी है इन वेन्यूज की, तो इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मुझे लगता है इंटरनेशनली इससे भी बड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट और सॉफ्ट इमेज जाता है पाकिस्तान का। अजलान साथ ही रहिए। उस्मान से हम चाहेंगे कि जरा उस्मान तो होंगे वहाँ पर, तो उनसे जान लेते हैं कि वो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं और अभी तक तैयारियां जो है ना वो क्या देखी है उन्होंने होती हुई। उस्मान बताइएगा। देखें, तैयारियां तो काफ़ी ज़बरदस्त चल रही हैं। जिस तरह के अभी कर्टन रेजर के ऊपर भी बात हुई तो एक बेहतरीन माहौल बना हुआ था और हर किसी को भरपूर अंदाज में वेलकम किया गया लाहौर के अंदर। और अब आगे 19 फरवरी को कराची के अंदर भी एक ज़बरदस्त इफ्तिताही तकरीब होगी जिसमें एयर शो का भी एहतमाम किया गया है पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से। और JF-17 थंडर हम हवा में उड़ते देखेंगे और इसी तरह फिर F-16 तैयारे वो भी इस इफ्तिताही तकरीब का हिस्सा बनेंगे और एक ज़बरदस्त माहौल बनेगा क्योंकि पाकिस्तान टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 29 साल बाद अपने होम ग्राउंड के ऊपर एक इवेंट को मेज़बान कर रहा है और इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। और एक 16 तारीख को पहले एक कर्टन रेजर हुआ और उससे पहले हमने देखा एक सीक्वेंस था। 7 फरवरी को कजाफी स्टेडियम की ओपनिंग हुई, फिर 11 फरवरी को हमने देखा कि नेशनल स्टेडियम कराची मतलब आपने और हमने मिलके कोई मौका जाने नहीं देना कि हम और जलाते रहे उनको जो कहते थे ये तो करवा ही नहीं सकते इनके तो स्टेडियम। अब न सिर्फ स्टेडियम बन गए, ऊपर JF-17 भी हम उड़ाएंगे तो मतलब सोने पे सुहागा ही हो जाएगा। चलें, थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मौजू पे न सिर्फ हमें इन्फॉर्मेशन दी बल्कि एनालिसिस भी हमारे सामने रखा। चैंपियंस ट्रॉफी दुआ कीजिए सुकून से अच्छे से हो जाए, सब पाकिस्तानियों की रिस्पांसिबिलिटी है। और कल ICC की चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा कि स्टेडियम भरने हैं, अब आपने हम सब ने भरने हैं ताकि नजर आए कि भाई हम क्रिकेटिंग लविंग नेशन है, हमने बड़ा खर्चा किया इसके। नो डाउट अबाउट इट। और ये जो शुरू में 2-3 मैचेस हुए हैं उसके अंदर हमें नजर आए हैं क्रिकेट लवर्स, तो इंशाल्लाह ICC चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो पाकिस्तानी हैं वो जरूर पहुंचेंगे अपने इस इवेंट को होस्ट करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम कुछ सियासत की भी बात करेंगे कि मुल्क की सियासत के अंदर क्या हो रहा है। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सबसे आगे। वैसे तो उम्मीद तौर पे हम वीकेंड्स के ऊपर जाके यानी कि हमारे जो हफ्ते के आखिरी शोज होते हैं उसमें कोशिश करते हैं कि हम कुछ फनकारों से आपकी मुलाकात करवाएं, लेकिन हमने कहा कि समटाइम्स ये भी तो होता है ना कि जब वीक शुरू होता है तब भी जरूरत होती है किसी थेरेपी की। आप ही बड़े फनकार है ना हम तो हमारी आज ये कोशिश थी कि हम बिल्कुल वीक के आगाज में ही एक फनकार से, एक आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात करवाएं। असल वाले फनकार से, असल वाले। हाँ, नहीं हम भी फनकार हैं, करते हैं। आयशा साहब हम फनकार हैं, आप इसको मुहावरतन। अच्छा, ये जो आपने कहा ना हम भी बड़े फनकार हैं, इससे अब मुझे यकीन आ गया कि वाकई में फनकार हैं। हाँ बिल्कुल हैं हम। अच्छा जनाब, तो उनकी मुलाकात आपसे करवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं ताहिर अब्बास। अब जो लोग इनको, बहुत से लोग इनको डेफिनेटली जानते हैं क्योंकि एक बहुत अच्छा फैन बेस है इनका। जो लोग नहीं जानते उनको बताएं कि इन्होंने रिसेंटली अपना, मैं रिसेंटली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ ही अरसा हुआ है इनको शुरू किए हुए, लेकिन बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस दिए और बहुत सारे लोगों को अपने म्यूजिक से एंटरटेन कर रहे हैं। आप ताहिर कैसा काम कर रहे हैं? यहाँ पे रोकूंगी मैं आपको। इससे पहले कि हम मिलवाएं, आपकी मुलाकात करवाएं और उनके बारे में बताएं, पहले सुनवा देते, दिखा भी देते हैं।
So this is Tahir Abbas with his beautiful voice, ज़बरदस्त किस्म की कॉम्पोजिशन, बड़े अवामी गाने गाते हैं। मैं ताहिर को हमेशा कहता हूँ उनके म्यूज़िक को समझता हूँ, और बड़े ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट्स भी किए जो लोगों ने पसंद किए। लाइव राइट नाउ विद अस, और रिसेंटली ताहिर अब्बास साहब की शादी भी हुई है। अरे वाह, मदीना के अंदर निकाह किया इन्होंने, माशाल्लाह। और पाकिस्तान हॉकी टीम की कप्तान है इनकी अहलिया। अरे उससे भी बड़ी बड़ी खबरें। ताहिर, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी और भाभी को भी। आई होप आप दोनों ठीक ठाक हो। कैसी गुजर रही है माशाल्लाह से शादीशुदा जिंदगी? कैसी शुरू हुई है? हाँ जी, बहुत अच्छी गुजर रही है, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों ने आज इनवाइट किया मुझे। नहीं, आप डिजर्व करते हैं। आपके गाने हम सुन रहे थे और मैं ये देख रही थी कि 3 साल में 30 के करीब गाने आपने रिलीज किए हैं। लिखते भी खुद हैं, गाते भी खुद हैं, कंपोज भी करते हैं। क्या क्या करते हैं और इतना वक्त मिल जाता है? 24 में से 25 घंटे काम करते हैं आप? ऐसे ही है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की जिस तरह से ग्रोइंग म्यूज़िक इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे म्यूज़िक को करने के लिए हमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम खुद से ही कर रहे होते हैं। लिरिक्स भी खुद लिख रहे होते हैं, कॉम्पोजिशंस भी खुद कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी म्यूज़िक इंडस्ट्री उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं है, तो एक इंडिविजुअल आर्टिस्ट को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ताहिर, आई नो कि आपका स्टार्ट कितना क्रूशल था, बड़ी मुश्किल क्या कहना चाहिए सर्कमस्टांसेस में आपने अपना म्यूज़िक शुरू किया, खुद से अपना म्यूज़िक बनाया, फिर गाया। थोड़ा सा अपनी इनिशियल जर्नी के बारे में लोगों को बताओ आप। हाउ डिड यू स्टार्ट, कैसे शुरू हुआ ये सफ़र? हाँ, ऐसा ही है। मैं पढ़ रहा था कराची यूनिवर्सिटी में, और तब मैंने एडमिशन लिया था नापा में। ये एक इदारा है जहाँ पे थिएटर और म्यूज़िक की डिग्री करवाई जाती है, और फिर कराची आर्ट्स काउंसिल में मैंने म्यूज़िक सीखा बाकायदा। फिर जब मैं लाहौर आया तो फिर यहाँ पे मैंने प्रॉपर कोई उस तरह से कोई प्लेटफॉर्म तो नहीं था कि आपने अगर सिंगर बनना है तो आप इस जगह पे चले जाएं तो आप सिंगर बन जाएंगे। तो ख़ुद से ही आपको सारी चीज़ें इनिशिएट करनी पड़ती हैं। आपको पूरा प्लान वर्क सब कुछ आपने खुद से करना है कि आपने किस तरह से अपने आप को लेके चलना है। कोई ऐसी गाइडलाइन या कोई ऐसी एजेंसी या कोई ऐसा कोई सेटअप तो मौजूद नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो किसी भी आर्टिस्ट को गाइड करे कि उसने किस तरह से आगे आना है। तो यह है कि ये आपकी अपनी सेल्फ रिसर्च है कि आप खुद से आपने थीम भी अपना बनाना है अपने म्यूज़िक का। तो ये है कि अगर आप बाई बोर्न क्रिएटिव इंसान हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। और हमारे यहाँ जितने भी फनकार थे वो बहुत एक्स्ट्रा टैलेंटेड थे, इसी वजह से वो आगे आए। उन्होंने खुद ही गाने लिखे, खुद ही कंपोज किए, अपने वीडियोस के थीम भी खुद बनाए। तो ये है कि पाकिस्तान रिच है इस मामले में। नो डाउट, यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं वो इंडिविजुअल आर्टिस्ट। डिसिप्लिन करना ये बहुत ही मुश्किल भी होता है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि पीछे कोई एजेंसी नहीं, कोई गाइड करने वाला ना हो, अपने आप को खुद से डिसिप्लिन करना। देन सबसे पहले अपने टैलेंट को पहचानना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि मैंने ज़िंदगी में क्या करना है। आपको बचपन से पता था कि सिंगर ही बनना है, या फिर अचानक से किसी दोस्त ने कहा कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी है यार, गाना क्यों नहीं शुरू करते? हाँ, ये सबसे मुझे लगता है कि जो सबसे मुश्किल प्रोसेस है बीइंग अ पाकिस्तानी, और स्पेशली जो हम जैसे लोग हैं जो गांव देहातों से आते हैं, उनको समझ नहीं आती कि उन्होंने लाइफ में करना क्या है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, एक टाइम लगता है उनको। तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि आपकी जो स्टडी है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है कि आप बार बार पढ़ते हो, और फिर अपनी सेल्फ अवेयरनेस जो है वो फिर आपको बताती है। हाँ, बचपन से ये है कि आवाज़ जिसकी होती है ये तो बाई बर्थ होती है, वोकल्स आपके अच्छे होते हैं तो आपको बचपन से आइडिया होता है कि हाँ आप अच्छा गाते हो। लेकिन मैं एक्टिंग और सिंगिंग में कंफ्यूज था। अच्छा, अभी दोनों चल रही हैं? क्योंकि मैंने स्टार्ट मैंने अब चल रही हैं। सही है। ताहिर, हम चाहते हैं ज़रा आप कुछ सुनाओ, फिर मैं ज़रा आपके वो सब्जेक्टिव म्यूज़िक की तरफ आऊँगा। मोटरवे, मुल्तान, इस तरह के गाने जिसमें आपने ऐसी मुझे लगा कि टारगेटेड ऑडियंस को आपने हिट किया, जो लोग रिलेट कर सकते थे उन गानों के टाइटल्स के साथ। थोड़ा सा अगर कुछ भी सुनाना चाहो आप अपना कोई गाना शुरू में। जी, मैं यही मोटरवे ही सुना देता हूँ। चलें, काफ़ी सारे लोगों ने मोटरवे सुनाइए। मर के भी मैं ढोला ना तेरा कोई नुकसान करा, तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तो मैं मोटरवे कुर्बान करा। मर के भी मैं ढोला ना तेरा कोई नुकसान करा, तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तो मैं मोटरवे कुर्बान करा। हाय हाय हाय, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। वो मुल्तान भी थोड़ा सा सुनाओ ना ताहिर, वो मुल्तान भी बहुत ही पसंद है हमें। हाँ जी, मुल्तान से थोड़ा सा।
मरी न सवात ना कागान मिलसो, जींदे रहते ढोला मुल्तान मिलसो। मरी न सवात ना कागान मिलसो, जिंदे रहते ढोला मुल्तान मिलसो। अरे वाह, क्या कहने हैं। अच्छा ताहिर, आप मोटरवे मुल्तान, उसके बाद लंदन से लाहौर, वहाँ पर भी पहुँच गए। ये क्या कहानी है? लंदन से लाहौर की क्या कहानी है? लंदन में कोई इन गानों से तो लगता है आप ट्रांसपोर्टर बनना चाहते थे और सिंगर बन गए। ऐसा है क्योंकि देखें, मैं बेसिकली ये मेरा एल्बम था और उसका नाम था फंक फोक। अच्छा, ठीक है। तो मैं चाहता था कि जो पाकिस्तान का जो फोक है उसको थोड़ी मॉडर्न फॉर्म में और बड़ा कैची से लिरिक्स के साथ उसको मैं रिवाइव करूं, ताकि जो आज की यूथ है वो उससे कनेक्ट कर सके। इसलिए फिर वो जो मेरे गानों के जो लिरिक्स होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, क्योंकि आजकल शॉर्ट मीडियम ऐप्स का दौर है, टिकटॉक और आप रील्स और ये सारी चीज़ें। तो फिर इस तरह के जो कैची लिरिक्स होते हैं उसको ऑडियंस बहुत पसंद करती है, बहुत लाइक करती है और उस पर फिर बहुत सारी टिकटॉक वीडियोस बनाती है। अभी मेरे सॉन्ग्स पे कोई 8 मिलियन प्लस टिकटॉक वीडियोस बन चुकी हैं। वाओ वाओ, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, शुरू में मैंने एक चीज़ नोट की, आपके वीडियोस जितने सादा, लिरिक्स जितने अट्रैक्टिव कैची होते थे, आप इनके जितने वीडियोस उठा के देखिए शुरू में बिल्कुल सादा सादा वीडियोस हैं, लेकिन विद द टाइम आपने वक्त को देखते हुए आपने उसमें जो कलर्स ऐड किए, जारी बात है आपने अच्छी लोकेशंस पे अपने आप को शूट किया, महंगी मॉडल्स आपने उसके अंदर ऐड की। पहले वाला ऑडियंस चेंज होती रही, मतलब ये मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि आपका उसमें जो टारगेट ऑडियंस आप कर रहे थे कि शायद मुझे ये चाहिए, उसका क्या इम्पैक्ट आया? आप इसको कैसे देखते हैं, इस चेंज को जो आपने खुद किया? मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के अंदर लोग वीडियो से ज़्यादा ऑडियो के ऊपर फोकस करते हैं। अगर आपकी ऑडियो का क्वालिटी अच्छी है तो आप बहुत अच्छा वीडियो नहीं भी करेंगे फिर भी लोग उसको सुनेंगे, क्योंकि म्यूज़िक का ताल्लुक एट द एंड सुनने से है, देखने से नहीं है। तो क्योंकि लोग गाड़ियों में सुन रहे होते हैं और लोग जो है कुछ काम करते हुए भी उन्होंने म्यूज़िक लगाया होता है। तो मैंने महंगे वाले वीडियोज़ भी करके देखे हैं, बट जो इम्पेक्ट है वो एट द एंड ऑडियो पे आता है। अगर आपकी ऑडियो की क्वालिटी अच्छी है तो अगर आप अच्छे वीडियोस नहीं भी कर सकते तो आप इशू नहीं है, आप सिर्फ ऑडियो भी रिलीज करेंगे तो लोग सुनेंगे उसको। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, एक तासुर ये मौजूद है कि जब आपका नाम प्रोफाइल अच्छा हो जाए तो आपने जी शादी वादी के इवेंट्स नहीं करने, वहाँ नहीं जाना, ये पाकिस्तान में तासुर है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट, शादी, हनी सिंह जैसे आर्टिस्ट भी शादियों पे परफॉर्म करते हैं और वो कहते हैं कि ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल काम है। जारी बात है कि आपका बिजनेस भी तो है, आपका प्रोफेशन भी है। यू बीइंग एन आर्टिस्ट इसको कैसे देखते हैं? बड़े नाम के साथ शादी इवेंट्स के अंदर परफॉर्म करने को आप कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे ये लगता है कि एक आर्टिस्ट जो होता है वो एंटरटेनर होता है और उसको एट द एंड लोगों को एंटरटेन करना है, ये उसकी जॉब है। तो उसमें अगर किसी के शादी का इवेंट है या किसी की बर्थडे का इवेंट है या किसी का कॉन्सर्ट है तो मेरा ख्याल है कि इसमें आर्टिस्ट को इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आप एट द एंड आपकी जॉब ये है कि आपने लोगों को एंटरटेन करना है, आपने लोगों को म्यूज़िक सुनाना है। तो शादी तो देखिए एक मेजर इवेंट होता है किसी भी इंसान का, तो आप अगर उनकी शादियों में गाएंगे तो आप बेसिकली उनकी खुशियों को डबल करेंगे, मेमोरी का हिस्सा बन जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा ताहिर, ये बताएं, अगर एक इंसान के पास टैलेंट है, आवाज़ अच्छी है, वो कर सकता है, उसके अंदर नजर आता है पोटेंशियल, बट पैसा नहीं है, ये कितना बड़ा ऑब्स्टिकल होता है किसी भी फनकार के लिए जो करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता है पैसे की वजह से? ये देखिए, पाकिस्तान के अंदर बेशुमार टैलेंट है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है जो इस वजह से रह गया क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। मैं खुद भी एक स्ट्रगलर था और मैं जो है वो स्कूल्स में, कॉलेजेस में पढ़ाता था और वहाँ से मैंने अर्न करके और कुछ पैसे इकट्ठे करके जो पहला सॉन्ग मैंने रिलीज करना था उसमें मुझे कई मैनू पैसे नाल नहीं तेरे नाल प्यार है, जरा एक लाइन उसकी सुना दे, लगे हाथों अच्छा जाएगा इसकी प्लीज। वो है, छड़ के जमाना कर साडा एतबारे, छड़ के जमाना कर साडा एतबारे, सानू पैसे नाल नहीं तेरे नाल प्यारे, सानू पैसे नाल नहीं थोड़ा पैसे से भी है ना, जरूरी भी है नहीं, लेकिन उसने प्रायोरिटी तो बता दी अपनी ना शायर ने। उसके बगैर काम नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। टाइम हमारे पास तकरीबन खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत अच्छा म्यूजिक आप कर रहे हैं जी। आप ताहिर को जरूर, ताहिर जाते जाते वन लाइनर वन मेरी और हम निकल जाएंगे क्योंकि हमने ब्रेक लेनी है और फिर सेगमेंट पे वापस आना है। प्लीज वन मेरी और वन लाइन प्लीज।
चन्ना वे मैं ते तेरियां मन मेरियां छड़ यार ज़माना जो भी कहंदा चन्ना वे मैं ते तेरियां मन मेरियां छड़ यार ज़माना जो भी कहंदा। क्या बात है, क्या बात, अमेजिंग Tahir, so glad to have you. Gentlemen, Tahir Abbas for you. Thank you so much Tahir once again. एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक आएंगे, कुछ मजीद सेगमेंट्स हमारे पास है आपके लिए प्रिपेयर्ड। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब एक नज़र सियासी मंजरनामे पर। भरपूर हलचल इस वक्त देखने में आ रही है। अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। पहले तहरीक इंसाफ के वफ़द ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की और फिर उसके बाद महमूद खान अचकज़ई भी उनसे मिले। क्या ये मुलाकातें किसी बड़े अपोजिशन अलायंस की जानिब हमें लेकर जा रही हैं या महज एक सियासी रवायत का तसलसल है? तो इसके साथ साथ जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस है उसके बुलाने की भी बाज़गश सुनाई दे रही है। तो थिंग्स आर नॉट दैट नॉर्मल। मौलाना फजलुर रहमान जो है ना, उनकी इंपॉर्टेंस हम ये कह सकते हैं, जो नजर आ रहा है अपेरेंटली वो एक मरतबा फिर से सियासी मंजरनामे पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका है कि ये अपोजिशन अलायंस बनेगा या नहीं बनेगा। हालांकि PTI के शौकत यूसुफजई साहब जो उन्होंने हमारे शो में ये कहा है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये जो अपोजिशन अलायंस है बन जाए। अब इस वक्त क्या सिचुएशन है ज़रा हम बात कर लेते हैं। JUIF के सीनियर रहनुमा है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। कामरान साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। मौलाना फजल की मुलाकात हुई पहले PTI से, उसके बाद उन्होंने महमूद खान अचकज़ई से भी मुलाकात की है। अब सवाल ये है कि क्या ये मामूल की मुलाकातें हैं या वाकई में कोई अपोजिशन अलायंस की तरफ मामला जा रहा है? ये दुरुस्त है कि इस वक्त जो है अपोजिशन के अंदर जो है ना एक तशवीश पाई जाती है और वो तशवीश जो है वो मुख्तलिफ पार्टियाँ मुख्तलिफ अंदाज में उसका इजहार भी करती हैं और उसके लिए ये कोशिशें भी जारी हैं कि कोई ग्रैंड अलायंस बन जाए। मगर वो अपोजिशन की पार्टियों के अंदर भी कुछ कंट्रडिक्शंस मौजूद हैं जिसको पहले अटेंड करना या जिन कंट्रडिक्शन का जो है वो रिजॉल्व होना जो है वो बेहतर है। तो वो ग्रैंड अलायंस की बात तो चल रही है, काफ़ी सारी आगे बढ़ी भी है, मगर वो उस वक्त कोई किसी नतीजे पे पहुंच पाएगी जब तक वो कंट्राडिक्शंस जो है वो अटेंड हो जाएंगी और वो उनका तो, कोई सेनेटर साहब, क्या आप ये जो सब पार्टीज मिलकर कोई गोलमेज कॉन्फ्रेंस का भी इरादा रखती हैं बुलाने का? एंड इफ के इन केस इफ इट हैपेंस, इसका फिर मकसद क्या हम समझें? अपोजिशन का इस वक्त मंसूबा कोई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का नहीं है बल्कि एक सेमिनार का है और उसमें अभी तक जो है वो JUI का कोई पता नहीं है कि वो पार्टिसिपेट करेगी या नहीं करेगी। मगर रिमेनिंग अपोजिशन का यकीनन ये मंसूबा है और उसके लिए जो है ना वो हफ्ते 10 दिन की जो है ना वो कोई तारीख है आगे, अभी तक तारीख फाइनल नहीं हुई है। उसमें द मोमेंट जो है वो हमारे जो है रिजर्वेशन जो है ना रिजॉल्व होती हैं, फिर हम अपनी जो है ना पोजीशन को डिसाइड करेंगे कि हमने आगे क्या करना है। मगर रिमेनिंग अपोजिशन का एक सेमिनार करने का। अच्छा कामरान साहब, एक और मामला भी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से जारी किया है कि उनकी जान को खतरा है। तो इस सिलसिले में अभी तक कोई इकदाम किए गए हैं मौलाना की सिक्योरिटी के लिए? गवर्नमेंट से कोई बातचीत चल रही है इस मामले में? ऐसा है कि मौलाना साहब एक्टिव हुए हैं। जो खैबर पख्तूनख्वा के में अमन अमान की हालात हैं और उन्होंने एक जरगे के हवाले से अमन को रिस्टोर करने बहाल करने के हवाले से भी कुछ जो है ना वो मूवमेंट की है और शायद जो है वो जो खैबर पख्तूनख्वा का मौजूदा सेटअप है या उनके पीछे जो लोग हैं उनको ये मूवमेंट पसंद नहीं आई कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन बहाल हो या अमन बहाल हो तो उसका कोई क्रेडिट जो है वो मौलाना साहब की तरफ जाए और उस क्रेडिट को डिसक्रेडिट में बदलने के लिए या उनकी मूवमेंट को स्लो करने के लिए जो है ना ये थ्रेट अलर्ट वाला ड्रामा रचाया गया है। ये आपको याद होगा कि ये इलेक्शन से पहले भी इसी तरह की हरकतें होती थी और मौलाना और उसकी फैमिली की मूवमेंट को बहुत ज़्यादा महदूद। लेकिन दूसरी जानिब जो मौलाना साहब है, सेनेटर साहब, मुसलसल हुकूमत के खिलाफ बयानात भी तो दे रहे हैं। तो क्या हम फिर समझें कि JUI सड़क पे आने का, एहतजाज करने का कोई इरादा रखती है और कोई इम्कान मौजूद है इसका? हम ये समझते हैं कि ये हुकूमत नाजायज़ है, एक जाली इलेक्शन की पैदावार है और इस समझने के साथ साथ अभी तक हमने ये तय नहीं किया कि हम सड़कों पे आएँ या ना आएँ या कब आएँ। वजह उसकी ये है कि हम एक माजी में जो सड़कों पे आए थे और जिसके नतीजे में
हमारे लिए मुश्किलात मज़ीद पैदा कर दी गई। एक तो हमको इलेक्शन में मूवमेंट हमारे लिए जो ना वो मुश्किल बना दी गई, और फिर देन इलेक्शन में हमारा साइज़ जो है ना वो एक इंतज़ाम के तहत जो है वो रिड्यूस कर दिया गया। तो उसके बाद हमको इस सिलसिले में प्रॉपर प्लानिंग करके फिर आगे चलना होगा। तो हम प्लानिंग कर रहे हैं, पार्टीज़ के साथ बातचीत भी जारी है। अब मामला देखते हैं चंद हफ्तों में शायद इस मामले की कोई अच्छा कामरान साहब, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एक तरफ आप हुकूमत को नाजायज़ कह रहे हैं और दूसरी तरफ 26वीं आईनी तरमीम में आपने इसी हुकूमत का साथ भी दिया था। बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म की भी मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान से, लेकिन मौलाना के लहजे में अभी तक कोई नरमी हमें नज़र नहीं आ रही है। मुसलसल तनकीद कर रहे हैं वो हुकूमत पर। इसकी क्या रीज़न है? क्या बातचीत कुछ आगे नहीं बढ़ी, कुछ बेहतरी की तरफ मामलात नहीं गए इस मुलाकात में? मौलाना साहब के पास आए थे यकीनन जो है शहबाज साहब, उनकी कैबिनेट के और कुछ अरकान, वो एक सोशल मामले में आए थे। वो उनकी तबीयत के, उनकी मिजाज पुरसी के लिए आए थे, गुलदस्ता लेके आए थे। वो एक समाजी मुलाकात थी। समाजी ताल्लुकात जो है उसका सियासी मामलात के साथ जो है वो इतना ताल्लुक़ नहीं होता। गो कि सियासी मामलात भी जो है डिस्कस होते हैं उन समाजी मुलाकातों में, मगर उसका असर उस पर नहीं पड़ता। सवाल सिर्फ इतना है कि आया ये हुकूमत जो है किसी जालसाजी के नतीजे में, किसी इंतज़ाम के नतीजे में वजूद में आई है। अगर ये कोई इंतज़ाम और जालसाजी नहीं है तो इलेक्शन का ऑडिट करवा के देख लिया जाता है 1 साल में आपका मामला। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे और JUIFA की सियासत के बारे में हमें बता रहे थे कि वो किस तरफ जा रही है। अब इरादा तो उनका है कि ऑपोजिशन अलायंस बन सकता है, बट लेट्स सी क्या होता है। हमने क्विक ब्रेक लेनी है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इस स्टूडियोज़ के अंदर हमारे साथ बहुत सारे तलबा मौजूद होंगे। ताल्लुक उनका इबादत यूनिवर्सिटी से। हमने एक स्पेशल सेशन का एहतमाम आपके लिए किया है जिसमें हम उनकी फ्यूचर के हवाले से, आपकी नौकरी, आपकी डिग्री की रेलेवेंस के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या नौकरी आपका मतमे नजर होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप, और 2 जबरदस्त पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे। डेफिनेटली मौजूद होंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक वंस अगेन। इस उम्मीद के साथ कि हमारे साथ आप मौजूद हैं और थोड़ा सा सरप्राइज भी होंगे इस शॉट को देखकर जो आपको अभी नजर आया है। एक्चुअली हमने फौरन से हमने कहा भाई कुछ तब्दीली चाहिए, कुछ बड़ी तब्दीली चाहिए थी आयशा। तो हमने वो तब्दीली ये की कि भाई हमने कोई 20-22 स्टूडेंट्स हमने बुला लिए अपने स्टूडियोज के अंदर। हमने एक अहम मौजूद डिस्कस करना था। जैसा कि आप देख भी रहे हैं बहुत ही डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हम आपको नजर नहीं आएंगे या कुछ एक्सपर्ट्स आपको नजर नहीं आएंगे, बल्कि यूथ की आवाज नजर आएगी। और ये जो टॉपिक है हमारा वो भी यूथ से रिलेटेड ही होने वाला है। सोशल एक्सपेरिमेंट एक्चुअली, क्योंकि हम लोगों की जो बात है वो तो आप रोजाना की बुनियाद पे सुनते हैं हमारे पैनलिस्ट की। एक्चुअली जो आम स्टूडेंट्स हैं, आम लोग हैं, उनसे रिलेटेड अगर कुछ हो, पहले तो हमने प्लान किया कि उनसे रिलेटेड क्या होना चाहिए, ऐसी क्या बात होनी चाहिए जिसमें उनका इंक्लूजन हो सकता है। तो पहली चीज जो ठक करके हमारे जहन में आई वो इन स्टूडेंट्स की डिग्रीज और फिर उनका फ्यूचर है। बिकॉज फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स या तो डिग्रीज को ऑप्ट नहीं करते, अगर ऑप्ट कर लेते हैं डिजायर्ड जॉब्स नहीं मिलती। और अब तो हालत यह है कि यहाँ पे जॉब सर्च का ही रुझान खत्म हो रहा है। आप फोकस ही नहीं कर पा रहे कि जो आप पढ़ रहे हैं क्या उसके मुताबिक आप कुछ कर पाएंगे, आपका फ्यूचर क्या है। इन सारे सवालात का जवाब हमने कहा एक तो कुछ पैनलिस्ट के जरिए और फिर कुछ इन स्टूडेंट्स के ख्यालात के जरिए तलाश करते हैं। सो दिस इज अ डिफरेंट सेशन ऑन सबसे आगे। बाय द वे आई एम इमरान हसन, ये आयशा हैं और हम वही काम करेंगे जो हम रोज करते हैं लेकिन मुख्तलिफ तरीके से। हमें स्टार्ट यहाँ से करना है कि हम अपने जो हमारा पैनल है उनका मैं इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ, उनसे हम अपनी गुफ्तगू को खोलेंगे, थोड़ा सा इस डिस्कशन को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। देन जो हमारे साथ हमारी ऑडियंस मौजूद है उनसे हम बात करेंगे और उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या समझते हैं कि कहाँ कहाँ तब्दीलियाँ ज़रूरी हैं और उनके मुताबिक कहाँ पर चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद होंगे हमारे पैनल में रेड मार्कर की CEO हैं और हमकार की फाउंडर हैं गुलजेबा जवाद साहिबा। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। और उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं MD O वेंचर और कंसल्टेंट हैं नाइका के शायान यार साहब। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। इनसे हम ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर क्या वाकई में इस तरह की सिचुएशन है कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हमें पढ़ा रही हैं, उसका स्कोप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर है या नहीं है। और इनके साथ हमारे इतने ज़बरदस्त पार्टिसिपेंट, क्या हाल है आप लोग के? ठीक ठाक हैं आप? सकता है हम आपको फॉर्मल वेलकम करते हैं। थैंक यू आप लोग आए और आई बिलीव कि अच्छी डिस्कशन आप लोगों से होगी। कौन है आप में से जो समझता है कि उसको जॉब करनी है आगे? अगर इफ़ यू कैन रेज योर हैंड्स, कौन कौन जॉब करना चाहता है पढ़ने के बाद? और वो जो समझते हैं कि उन्हें अपना काम करना है, कुछ अपना स्टार्टअप बनाना है, वो कौन है?
अच्छा, और जो समझते हैं उनको YouTube करना है वो भी है। सो हमारे पास मेजॉरिटी उन लोगों की है जो कि जॉब करना चाहते हैं, जैसे कि एक ट्रेंड हमारे यहाँ है। तो आप में से वंस अगेन अगर प्लीज आप हाथ उठा दें जिन्होंने जॉब के लिए हाथ उठाया था, देन आई कैन पुट अ क्वेश्चन। जॉब करना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं, आप जरा माइक पकड़िए और बताइए आप अपना काम क्यों नहीं करना चाहती, जॉब क्यों करना चाहती हैं? क्योंकि शायद मैं इतनी एबल नहीं हूँ कि मैं अपना बिजनेस कर सकूँ हैज़ कम्पेयर टू जॉब, क्योंकि मेरे पास इतनी स्किल है कि मैं जॉब कर सकती हूँ हैज़ कम्पेयर टू कि मैं अपना बिजनेस करूँ। ठीक है, आप एबल से मुराद ये कि आप समझती हैं कि आपके पास फाइनेंसेस इतने नहीं हैं जिससे आप एक बिजनेस सेट करें, प्लान नहीं है। कोई और जो जॉबियन है, एक राय मुझे और चाहिए जॉबियन कि मैं क्यों जॉब करना चाहता हूँ। एनीवन। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सबगा राशिद, आई एम फ्रॉम इबादत यूनिवर्सिटी, आई एम द स्टूडेंट ऑफ BSN। मैं चाहती हूँ कि मैं जॉब करूँ, क्योंकि एक तो पाकिस्तान में अगर आप जॉब करेंगे तो वो इजी है, बट अगर आप अपना बिजनेस में लाएंगे तो आपको ज़्यादा लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि मैं खुद को इतना एबल भी नहीं समझती और मैं लेकिन आप नाम क्या बताया अपना? सिबगा। सिबगा जिसके यहाँ आप जॉब करेंगी वो भी तो एक बिजनेस कर रहा है ना। आपने कहा कि जॉब में प्रॉफिट नहीं होगा, वो जिसके आप जॉब करेंगी वो बिजनेस कर रहा है जिसकी आप एम्प्लॉय होने वाली हैं। कभी ये नहीं सोचा कि आई शुड गो फॉर दैट? नो सर, नहीं सोचा, क्योंकि जब आप खुद कोई बिजनेस करेंगे ना तो आपको मे बी आपको इतने अच्छे लोग ना मिले। ठीक है, बिजनेस कौन कौन करना चाहता है? आप सभी, आप बताइए आप जॉब क्यों नहीं करना चाहते, आप नाम भी बताइए और बताइए क्यों नहीं करना चाहते। अस्सलाम वालेकुम, ज़ैन हियर। मैं छोटा बिजनेस प्रेफर करूंगा rather than doing a job। इसकी क्या वजह है ज़ैन? कोई फैमिली में ऐसी एग्जांपल मौजूद है, किसी से मुतासिर हो, बिजनेस में पैसे ज़्यादा हैं, आसानी ज़्यादा है, क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाती है, आप उस पर काम कर लेते हो, अपना काम होता है, आप उस पर अच्छे से टाइम दे देते हो, आपकी टाइम फ्री होते हो, आप किसी भी टाइम जा सकते हो, उसका इजी होता है थोड़ा सा कंपैरेटिवली। इम्प्रेस्ड मैं काफ़ी लोगों से, हमारी फैमिली में काफ़ी लोग बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आपके पास ऑलरेडी एग्जांपल्स मौजूद हैं फैमिली के अंदर जो करिए। अच्छा, एक और माय नेम इज़ रिनम, और वही बात आ जाती है कि आई हैव आल्सो बीन टॉट फ्रॉम चाइल्डहुड के बी योर ओन बॉस। मेरी फैमिली में भी मेरी मदर शी इज़ अ डॉक्टर बट शी प्रेफर टू स्टार्ट अप हर ओन क्लिनिक। तो उनको देखकर मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ कि उसके अंदर एक तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाती है कि आप अपने टर्म्स के ऊपर काम करते हैं, एंड उसके अंदर स्कोप मैंने देखा है कि ज़्यादा बेहतर है, इसलिए आई वुड प्रेफर कि मैं अपना बिजनेस स्टार्टअप करूं rather than do it for someone else। ठीक है, now there's another question। जो लोग आप लोग सिलेबस के अंदर पढ़ रहे हैं, जो आपकी यूनिवर्सिटी, आपका इंस्टीट्यूशन आपको पढ़ा रहा है, वो किस हद तक आपको लगता है कि सपोर्टिव है आपके उन ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए जो आप सोच रही हैं टू बी एन एंटरप्रेन्योर? एक तो आप बेसिक नॉलेज मेडिकल पढ़ रही हैं तो मेडिकल का ले रही होंगी ना, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ऑब्वियसली आपको वो बिजनेस स्किल्स भी चाहिए कि हाउ टू एस्टैब्लिश कैसे करना है, मार्केट कैसे करना है। क्या वो सपोर्टिव है सिलेबस आपका उसमें, या वो आपकी अपनी स्किल है? बेसिकली मैं कंप्यूटर साइंस कर रही हूँ, तो आई वुड से कि हमारी यूनिवर्सिटी ने एटलीस्ट ये हमें चीज़ दी है कि उन्होंने हमें एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्यूटर साइंस के साथ पढ़ाया है, ताकि हम लोग आगे अगर अपना कुछ करना चाहते हैं तो हमारे उसके पास भी बेसिक इन्फॉर्मेशन सब कुछ हो। लेकिन देन अगेन मैं कहूँगी कि मैं जॉब इसलिए भी नहीं करना चाहती क्योंकि हमारी इंडस्ट्री स्किल मांगती है, और हमारी यूनिवर्सिटीज़ अभी भी आई वुड से कि ज़्यादा फोकस आपको थियोरेटिकल काम के ऊपर करवा रही रादर देन प्रैक्टिकल वर्क जो आपको आगे डिग्रीज मतलब इंडस्ट्री में हेल्प आउट करेगी। इसलिए आई वुड से कि दैट इज़ वन अनदर रीज़न कि मैं बिजनेस करना चाहूँगी रादर देन डूइंग अ जॉब फॉर समवन। ओके, तो चलिए हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आ गए। अच्छा शायान, मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ क्योंकि आपके पास दोनों एक्सपीरियंस है, आपने जॉब से स्टार्ट किया एंड देन एंटरप्रेन्योरशिप। जो बच्चियाँ जॉब करना चाहती हैं उन दोनों ने एक जैसा ही जवाब दिया कि उनको नहीं लगता कि वो एबल हैं जॉब करने के, और जिन्होंने कहा कि वो बिज़नेस करना चाहते हैं उनके पास ऑलरेडी कुछ एग्जांपल्स ऐसी मौजूद थी घर के अंदर या अपने इर्द गिर्द जो बिज़नेस के लिए चाहती थी कि वो बिज़नेस कर सकते हैं, या उनको फील हुआ अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। आपको किस तरह से ब्रॉटअप किया गया है? अगर किसी एक माइंडसेट के साथ किया जाएगा, कॉन्फिडेंट बनाया जाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा बच्चों के लिए कि वो समझेंगे कि वो कर सकते हैं जो भी करना चाहे, या फिर यूनिवर्सिटीज़ इसके अंदर ज़्यादा रोल प्ले करती हैं? अच्छा, मैं आपका आंसर करने से पहले ना एक और बड़ी ऑब्जर्वेशन में देख रहा था कि हमारे पास कोई भी लड़का ऐसा नहीं है जो कह रहा हो कि मैं जॉब करना चाहता हूँ। लड़कियों में से ऐसे हैं जो कि जॉब करना चाहती हैं, और ये दिस इज़ नॉट जस्ट द ग्रुप। ये बड़ा अच्छा हुआ है कि यहाँ पर उस तरह का मिक्स आया है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ब्रॉडली स्पीकिंग भी इसी तरह से है। तो जब हम NICs के साथ काम करते हैं तो हमें पता चलता है कि मैक्सिमम आपको 20 से 25% के दरमियान में ख़वातीन नज़र आती हैं। ये भी बड़ा अगर आप पुश करें और आपने स्पेशली मैंडेट रखा हुआ हो कि मैं ख़वातीन को आगे लेके आऊँगा, वरना आपका 7-8% ही शायद रह जाए। लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं वो मर्दों में से आते हैं जो कि अपना बिजनेस करना चाहते हैं, और ये हमारी
हमारे सोशल जो एक कंस्ट्रक्ट है ना उसका एक नतीजा है कि हमें एम्पावर किया जा रहा है, मर्दों को एम्पावर किया जा रहा है, ख़वातीन को उतनी खुली छूट नहीं है रिस्क लेने की, अपना काम करने की। अब क्योंकि हम टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं तो इंशाल्लाह ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी इज़ एन इक्वलाइजर। आहिस्ता आहिस्ता ना घर पे बैठ के भी आप अगर अपना कोई काम करना चाहें तो वो कर सकती हैं, बाहर निकलने की नेचुरली ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो अब आ जाते हैं कि आपने पूछा कि ये यूनिवर्सिटियों का काम है या हमारे जो हैं वो घर में जो परवरिश हो रही है उसका। मेरे ख्याल में दोनों चीज़ें, और सबसे ज़्यादा जो ये सोशल कंस्ट्रक्ट है ना उसका काम है ये। सो हमारे अगर घरों में देखें, यू कैन नॉट बी व्हाट यू हैव नॉट सीन। अगर हम घरों में देख नहीं रहे एग्जाम्पल या हमारे इर्द गिर्द वो लोग मौजूद नहीं हैं जो कि अपना काम कर रहे हैं, तो हम नेचुरली रिस्क अवर्स हो जाएंगे। या हमारी जो एक्सेप्शंस तो फिर भी होती हैं, घर में किसी ने काम नहीं किया, एकदम से एक बच्चा उठता है और वो पता नहीं कहाँ पर पहुंच जाता है और उसको देख के सारे कहते हैं अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। बट आपने लफ्ज़ खुद ही इस्तेमाल कर दिया ना, वो एक्सेप्शन है, तो वो जनरल रूल नहीं है। जनरल रूल में आपको यही नजर आएगा कि आप जो चीज़ें देख रहे हैं, जो मिसाल अपने सामने देख रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद बनते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है ज़ेबा, मैं आपके सामने रखूंगी कि ये सैंपल जो हमारे सामने आ रहा है, मैं पर्सनली इस पे बिलीव नहीं करता कि ये रियलिटी में कन्वर्ट भी हो रहा है। दो कि शायान और मैं ऑप्टिमिस्टिक जरूर हैं कि ये अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि हम जैसे बहुत सारे लोग वी स्टार्ट विद द जॉब्स एंड समहाउ वी ऑलवेज थिंक यार अपना काम होना चाहिए। मैं यहाँ पे पहुँच के भी आई ऑलवेज थिंक यार कुछ अपना होना चाहिए। सो देयर आर सो मेनी पीपल। ये सैंपल कन्वर्ट ना होने की वजह क्या है? क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं, हमारी जॉब मार्केट के अंदर इस तरह के मसाइल हैं कि हम फिर, या फिर एज यू सेड के स्टार्टअप्स तो लोग करते हैं लेकिन उसमें मुश्किलात, चैलेंजेस के लिए हम तैयार नहीं है, वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है। डू यू थिंक कि वो बुनियादी वजह है ना, व्हिच इज लाइक 50-50, ख़वातीन की साइड पे ज़्यादा जॉब इंक्लिनेशन है और मेल साइड पे ज़्यादा बिजनेस साइड है। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड चेंज। अगर आप 8-10 साल पहले की बात करते तो ये सारे जॉब के लिए हाथ खड़ा करते और कोई भी ना कहता कि हमने बिजनेस करना। वाई? बिकॉज ये जो इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं, एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे हैं, वो नहीं था यहाँ पे। आई एम इनटू बिजनेस सिंस 2003 में ना तो NICs थे, ना आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ थी, ना गवर्नमेंट का ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस था, कोई फैसिलिटीज़ या एनवायरनमेंट ऐसा नहीं था कंड्यूसिव जैसे आप कह रहे हैं। अच्छा, ये जो आप ख़वातीन का जहाँ तक सवाल है, थोड़ा सा हमें एक तो बेसिक हैंड होल्डिंग की आदत होती है। वी आर ट्रेन्ड दैट वे, वी आर एग्जैक्टली। इसलिए मैंने कहा ना कि आपके घर में आपकी परवरिश दिस इज समथिंग व्हिच इज अगेन, मतलब अभी तो ये ज़ाहिर ये सब स्टूडेंट हैं, लेकिन इवन इन केस जो ख़वातीन CEOs भी होती हैं ना, वो अपने आप को थोड़ा अंडर एस्टिमेट भी कर रही होती हैं और थोड़ा सा अपने आप को अंडर प्रेजेंट भी कर रही होती हैं। एक लड़का CEO होगा तो उसके पास बेशक एक टीम भी ना होगा, मैं ये और मेरी कंपनी, और लड़की होगी बेशक उसने 50 लोग रखे हों, वो अपने आप को फिर भी उस तरह से नहीं करती। अगेन दिस इज एज शायान से सोशल कंस्ट्रक्ट की भी बात है। बिसाइड्स जो हमकार की आप बात कर रहे थे, तो हमकार में दिस इज द सेम थिंग व्हाई आई स्टार्टेड ऑफ हमकार, बिकॉज that is a social enterprise which helped them to kind of hold their hands and connect the missing links. अच्छा, इसमें रियासत का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आई वुड लाइक टू कि आप माइक किसी को भी पास और इनको करें, ये थर्ड पे बैठी हैं, बहुत खामोश हैं, इनसे हम बात करते हैं। मेरा सवाल ये है कि आप बीइंग स्टूडेंट, जो मौजूदा हुकूमत है या इससे पहले भी हुकूमतें हैं, आप ऐसा एटमॉस्फेयर आने वाले वक्त में अपने लिए देखते हो अपने फ्यूचर में, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जा रहे हो कि आप अपना काम करना चाहो तो आसानी से कर सको, बीइंग अ फीमेल बिजनेस पर्सन? नो सर, बिकॉज सोशल बैरियर बहुत ज़्यादा है फीमेल्स के लिए। सेकंड, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है हमारे पास, और फर्दर हम लोग को उस तरह का वेलकमिंग बिहेवियर नहीं मिलता बाहर अगर हम अपना बिजनेस स्टार्टअप करते हैं। जब तक हमारे पास फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है घर पे, या फादर की या किसी भी मेल की सपोर्ट नहीं है, तो फीमेल्स के लिए बहुत मुश्किल है इस सोसाइटी में आगे मूव करना। कभी सोचा कि मुल्क से बाहर चली जाऊं अगर मुझे अपॉर्चुनिटी प्लान मिले? करके मैं BSN कर रही हूँ। तस्नीम, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो पाकिस्तान में आपको चीज़ नहीं मिल रही वो बाहर मिल जाएगी और आप डिग्री उसी तरीके से प्लान करो? इन्वेंशंस और मेडिकल इक्विपमेंट के लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत एडवांस इक्विपमेंट है, और उनकी ट्रेनिंग स्किल्स और वर्किंग जो हमें नीड है इंडस्ट्री में, जो हमारी वर्किंग है बेसिकली हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट के लिए, उसके स्किल्स जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो दोबारा से उनको सिखाया जाता है। मतलब हम स्किल्स परफॉर्म करने के लिए वो इक्विपमेंट, वो वर्किंग इंडस्ट्री में हम वो यूज़ कर रहे हैं। बट तस्नीम, व्हाट अबाउट अपॉर्चुनिटीज़? आपको लगता है कि अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ बाहर मौजूद हैं जो आपको यहाँ नहीं मिलेंगी, वहाँ जाकर मिल जाएंगी?
उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जाता मैम। यहाँ पर काम और वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है और उस तरह से हमारी सैलरी पैकेजेस बहुत कम होते हैं नर्सिंग में, जैसे हम यहाँ काम कर रहे हैं, और बाहर उस तरह से फैसिलिटीज़ वर्कर को भी बहुत अच्छी मिलती हैं। तो मुझे अच्छा, इस हवाले से शायान बड़ा अच्छा मॉडल जो कि आप हैं हमारे पास, आपने बाहर भी काम किया। एक तो ये कि इन लोगों की डिग्रीज इतनी एक्सपेंसिव हैं, जितने भी बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद अगर इन्होंने बाहर भी जाना है तो सीख अ जॉब या जॉब नहीं भी अपना कुछ करना है तो बड़े पैसे उसके लिए इन्वॉल्व हैं। और दूसरा हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इज़ अ बिट वीकेंड, क्योंकि हमारी सिंक्रोनाइज नहीं होती हमारी डिग्रीज बाहर से। तो ये फैक्टर डोंट यू थिंक इतना बड़ा है कि आप बजाय इसके कि बाहर के बारे में सोचें, आप इधर अपने आप को एस्टैब्लिश करने के बारे में सोचें? इस फैक्टर को आप कैसे एड्रेस करते हैं? 2016 के अंदर एक दुनिया भर में एक ग्लोबल सर्वे होता है, उसको कहते हैं गैस ग्लोबल यूनिवर्सिटी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट सर्वे। उसके अंदर 2016 में जब ये किया गया, पाकिस्तान के सिर्फ 7% स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कहा कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप को एज एन ऑप्शन देख रहा हूँ यहाँ से ग्रेजुएट करने के बाद, और बाकी सब ने कहा कि हम जॉब करना चाहते हैं, चाहे वो सरकारी है या निजी है। जब यही सर्वे 2016 के अंदर ही NIC का प्रोग्राम शुरू हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से। जब 2023 में यही सर्वे दोहराया गया तो 43% स्टूडेंट्स ने कहा कि हम अब एंटरप्रेन्योरशिप को एज एन ऑप्शन देख रहे हैं, वाइबल ऑप्शन देख रहे हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। और बाकी के लोगों ने 57% ने कहा कि अभी भी हम सरकारी या निजी जॉब करना चाहते हैं। सो देयर हैज़ बीन अ ग्रोथ ऑफ 6 टाइम्स, ठीक है, 7 से 43% पे इन जस्ट 6 to 7 years। सो दिस इज़ रिमार्केबल। और ये ऐसा किस लिए हो रहा है? हम लोग बहुत सारी चीज़ों के अंदर बड़ा हार्शली जज कर रहे होते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं जिससे एंटरप्रेन्योरशिप एक आम हाउस होल्ड नेम बन गई है आज। और वो लोग देखें, बिजनेस के अंदर आएगा वो शख्स जो कि अपने आप को सीरियसली लेता है और वो कुछ ना कुछ करने का अज़्म रखता है, डिसिप्लिन भी होगा, वो सब कुछ होगा। यहाँ पे मैं आपको रोकूंगी। पिछले 2 से 3 साल के स्टैट्स अगर निकाल कर देखे जाएं, बहुत सारे सर्वेज भी हुए हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर बाहर गए हैं मायूस होकर, और कहते हैं कि हमें यहाँ पर अपना फ्यूचर नजर नहीं आता है। इस बारे में आपको क्या लगता है? इप्सोस का इसके बारे में भी सर्वे है। सो अगर आप उनका सर्वे उठा के देखें ना, अभी उन्होंने सर्वे किया है, जो लोग सबसे ज्यादा बाहर भागने की कोशिश में हैं वो लोग हैं जो कि सबसे हाईएस्ट अर्नर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, वो सबसे ज्यादा प्रिविलेज्ड हैं पाकिस्तान के अंदर। और जो लोग नंबर 2 पे आते हैं या उनकी डिसेंट सी अर्निंग है, जिनको हम लोग मिडिल क्लास लोग कहते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर ही अपना फ्यूचर देखते हैं। उसकी वजह ये है ना कि उनके पास फाइनेंसेस नहीं है, ऐसे रिसोर्सेज नहीं है जिसकी वजह से बाहर जा सके। मच मोर नुआंस्ड क्वेश्चन। सो हम लोग जब मैं मसलन कि मैं अपनी जो है ना वो एजुकेशन भी बाहर से लेके आया हूँ, आई हैव लिव्ड आउटसाइड, अभी भी विजिट करता रहता हूँ। सो जब मैं बाहर की दुनिया देख रहा हूँ, वहाँ पे ऑब्वियसली कन्वीनियंस है हर चीज़ की, और वो लाइफस्टाइल आप लोग यहाँ पे ग्लैमराइज करते हैं। जब आप उसको टीवी पे देख रहे हैं, आप अपने दोस्तों से सुन रहे हैं, आपको उनकी स्ट्रगल्स नजर नहीं आ रही हैं। वहाँ पे एवरीवन इज अ रोबोट। मैं वहाँ पे रोबोट की लाइफ, मैं सारी ज़िंदगी जो है वो वहाँ पे क्या करता था, सुबह को यूनिवर्सिटी गए हैं, शाम को आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, घर आए हैं, खाना भी खुद बनाना है, फिर आपने अपना सुबह के लिए तैयारी करनी है, एंड द हसल गोज ऑन, ठीक है। आप किसी से भी देखेंगे ना जाके, वहाँ पर ये ज़िंदगी है। सो अगर आप आज यहाँ पर इन तमाम जिम्मेदारियों के बावजूद भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो आस्क योर सेल्फ के वुड यू बी एबल टू गो आउटसाइड एंड जो यहाँ अच्छा नहीं कर रहा वो बाहर कैसे अच्छा करेगा। अच्छा, तो एक फाइनल पॉइंट जो आपके लिए बिजनेस की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है ना, वो है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस अगर आप में नहीं है ना, आप कभी भी बिजनेस नहीं कर सकते। परसिस्टेंस क्या है? एक काम करने की करेज रखना और फिर उसको मुतवातिर करना, क्योंकि लाइफ ऑलवेज वर्क्स ऑन अ डिले। ऐसा नहीं है कि आज आप भागना शुरू करें तो आप वेट लूज कर दें, वर्जिश करना शुरू करें तो वेट लूज हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको 5-6 महीने लगेंगे, कंसिस्टेंसी चाहिए आपको। तो जब तक आप वो यहाँ पर नहीं कर रहे ना, तो आप जितना मर्जी चीज़ों को ब्लेम करते रहें, एट द एंड आपने डिफरेंस क्रिएट। देखिए ना, यहाँ पे पेरेंट्स का रोल भी तो आ जाता है, या इर्द गिर्द माशरे का प्रेशर भी आ जाता है। भाई वो दूर का एक रिश्तेदार है, वो बाहर गया था, वो जब से बाहर गया घर वालों ने एक बड़ी गाड़ी ले लिया है, घर भी बन गया, तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मेस्मराइज हो जाते हैं उससे। अच्छा गुज़ेबा, मैं चाहूँगी कि बीइंग अ वुमेन, आप जो इन्होंने बात की थी तस्नीम ने, वो कहती हैं कि हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट नहीं किया जाता, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। आप बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आपके लिए भी ये वाले चैलेंजेस थे पाकिस्तानी माशरे के अंदर रहते हुए एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाना कितना मुश्किल था? देखिए, शायान ने जैसे कहा कि एक तो परसिस्टेंस, एंड इन केस ऑफ वुमेन रेजिलियंस भी आ जाती है कि आप कितना ज़्यादा अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं डिफरेंट बिजनेसेस में। एज़ फार एज यू मैंशन कि अपॉर्चुनिटी कंसर्न है, तो मेरा ख्याल है देयर इज़ नो वन जो आपको प्लेट में रख के अपॉर्चुनिटीज़ देगा। यूनिवर्सिटीज़, सोसाइटी, गवर्नमेंट, कोई भी नहीं देगी। मुझे भी किसी ने नहीं दिया। सो आई हैव टू मेक माई ओन वे, आई हैव टू मेक माई ओन रूट, एंड आई हैव टू मेक सी कि मैंने कौन से रास्ते पे जाना है और कौन सी सक्सेस का रास्ता कौन सा, राइट।
तो कोई भी आपको प्लेट में रख के कुछ नहीं देता, यू हैव टू मेक योर ओन प्लेट। अगेन ये जो सोशल बैरियर्स जैसे आप बात कर रहे हैं या जो आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करें, ये कैसे आएगी? घर बैठ के तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं आ सकती ना, आपने जॉब भी करनी है। आप अगर थोड़ा सा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को डिफाइन करें थोड़ा, व्हाट डू यू कॉल अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस? बिकॉज़ एवरीबॉडी हैज हिज ओन डेफिनेशन ऑफ इट, आई पर्सनली बिलीव। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फॉर अ यंगस्टर, फॉर अ न्यूकमर, व्हाट डू यू कॉल अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से पहले एक फाइनेंशियल लिटरेसी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ फाइनेंस, what is finance for you, for your personal need, and what is finance for the professional need, for the business need. And उस finance अपनी needs को आपने कैसे manage करना है? Either you are, you know, spreading your hat in front of someone, whether your father, your brother, your husband, or anyone, or you are making your own money for your own needs. And it's not at all easy. जो कह रहे हैं कि business में comparatively आसान होगा। अच्छा, एक इतना अहम नुकता है ना कि जिस ग्रोथ की हम बात करें ना, जैसे जॉब लेड ग्रोथ है या बिजनेस लेड ग्रोथ है, दोनों को हम अगर देखें, आज का दौर बड़ा फास्ट फॉरवर्ड है। समहाउ हमारी जो जनरेशन है जिसमें हम और आप लाइक करते हैं ना, हम थोड़ा उस परसिस्टेंस या उस पेशेंस के मोड को ऑप्ट कर सकते थे। आजकल जिस तरह जितना हमारा अटेंशन स्पैन जितना स्क्वीज हो गया ना हमारी जनरेशन जी का, और ओवरऑल भी दुनिया भर में, मुझे लगता है कि अब वो रैट रेस और वो ज़्यादा है, मतलब उसमें वो फास्ट पेस ज़्यादा है। उस पेस से सिंक कैसे हमारी यंग जनरेशन करे, बिकॉज अल्टीमेटली बहुत डिप्राइव्ड है हम लोग। हमारे तो बिजली नहीं आती, हमारा तो इंटरनेट बंद है, ये सारे मसाइल हमारे एग्जिस्ट करते हैं। उसके बावजूद हम अगर खुद को कंपेयर करेंगे इंटरनेशनल मार्केट से, थोड़ी इन बच्चों के साथ मुझे लगता है ज्यादती हो जाएगी। इन पे हम जरा बात करेंगे, एक ब्रेक हमने लेनी है, मैं इस मौजूद पे आऊंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है। एक क्विक ब्रेक हमने लेनी है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इसको जरा डिस्कस करते हैं कि हम तरगीब तो दे रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, लेकिन क्या हम वो रेलेवेंट एस्पेक्ट सारे, वो क्या कहना चाहिए, लवाजमात पूरे कर रहे हैं हम और हमारी स्टेट की बच्चे उस तरफ आए? इस पे बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात कर रहे हैं उस गैप को ब्रिज करने की जो कि हमारी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के दरमियान है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, क्या वो प्रैक्टिकलिटी की तरफ नहीं आ रही हैं, सिर्फ थ्योरी पर काम कर रही हैं? और यहीं से हम अपनी गुफ्तगू जो है ना उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। हमारे साथ पैनल भी मौजूद है और हमारे साथ स्टूडेंट्स भी मौजूद है। अभी जब हम ब्रेक पे थे तो हमने एक शायर मुसख्खर किए इस ऑडियंस में से, हमें पता लगा एक हमारे बीच शायर मौजूद हैं, और यकीन मानिए मेरी पूरी ऑडियंस में से पहली नजर आप पे टिकी थी। मैंने आपसे बोला था, राइट? तो कुछ ना कुछ आपको आंखों में हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, कुछ शायराना। हाँ, शायराना लगा मुझे। तो आपका नाम क्या है, नाम बताइए। मेरा नाम है सैयद नकीब अली। शायरी करते हैं, खुद लिखते हैं? नहीं, खुद नहीं लिखता हूँ, लेकिन सुनता हूँ। अच्छा, सुनते हैं। तो अभी आप हमें क्या सुना रहे हैं? ये रहे कि एक शायरी लिखी है, कभी मिलोगी तो सुनाऊंगा। ओए होए होए। एक शायरी लिखी है, कभी मिलोगी तो सुनाऊंगा। तेरी सीरत साफ शीशे की तरह, मेरे दामन में दाग हजारों है। तू नायाब किसी पत्थर की तरह, मेरा उठना बैठना बाजारों में है। तेरी मौजूदगी का एहतराम कर भी लूँ, लेकिन तू जब होगा रूबरू अपने जज्बात कहाँ छुपाऊंगा। एक शायरी लिखी है, कभी मिलोगी तो सुनाऊंगा। कई रातें गुजारे हैं इस अंधेरे में, तुम थोड़ा सा नूर ले आओगे। मेरे तक ये गेले हैं आंसुओं से, क्या तुम मुझे अपने कंधे का सहारा दे पाओगे। यूँ तो इस ज़मीन पे कोई ख़ास है नहीं मेरा, बस तू एक बार कबूल करे, मैं अपनी गवाहों को आसमान से बुलाऊंगा। एक शायरी लिखी है, कभी मिलोगी तो सुनाऊंगा। मैंने खोया है हर एक अपनी प्यारी चीज़ को, मैंने खोया है हर एक अपनी प्यारी चीज़ को, लेकिन मैं अपनी किस्मत फिर भी आजमाऊंगा। एक शायरी लिखी है, कभी मिलोगी तो। ये सबसे अच्छा था। बड़ा एंटरप्रेन्योरियल है जी, बड़ा मोटिवेशनल है, जबरदस्त जबरदस्त। तो फिर कब सुना रहे हैं आप उसको? कब सुना रहे हैं? या सुना दी है? चले जी, ये कभी मिले फुर्सतें तो इनके, वो कहते हैं ना, मेरे सर से बोझ उतार दो, मैं बहुत दिनों से उदास हूँ, मुझे कोई शाम उधार दो, दे दीजिए इनको, अगर आप देख रही हैं तो। मैसेज पहुंच गया। अच्छा जी, और कोई भी सवालात हैं तो आप प्लीज आस्क द एक्सपर्ट्स, कोई भी आपके जहन में हो। द जॉबियन गर्ल। मेरा ये सवाल है, जैसे आप लोग ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद हमें ये क्यों नहीं लगता कि हम जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। ये नहीं है कि जो हमारा करिकुलम है वो कौन डिज़ाइन करते हैं, HEC डिज़ाइन करती हैं, और उसमें ज़्यादातर हमें पढ़ाया जाता है सिलेबस, मतलब थ्योरी बेस, नॉट अ प्रैक्टिकल बेस। तो वो उनको ये चाहिए कि वो हमें प्रैक्टिकल बेस चीज़ें ज़्यादा करवाएं एज कम्पेयर टू की थ्योरी। उसमें हम ज़्यादा सीख सकेंगे और हम ज़्यादा कंपेयर कर सकेंगे कि हम पढ़ने के बाद बिजनेस करें या जॉब करें। ठीक है, आपके ख्याल में बेसिकली ये प्रॉब्लम है इस वजह से? हमारी थ्योरी पे ज़्यादा कहा जाता है कि हमें ये सिलेबस कंप्लीट करना है, हमें ये थ्योरी कंप्लीट करनी है इस इतने वीक में। ये नहीं कहा जाता कि आपको ये लैंग्वेज कंप्लीट करवानी है, इतने आपको प्रैक्टिकल हॉट देने, आपने इतनी प्रैक्टिस करनी है। आई विश वी हैड चेयरमैन HEC विद अस राइट नाउ। तो 3-4 दिन पहले हमारे शो में आए थे और वो ये क्लेम कर रहे थे कि नहीं, अब हर यूनिवर्सिटी में ऐसे सेंटर्स हमने बना दिए, इंक्यूबेशन सेंटर्स का आपने खुद भी जिक्र किया। अभी भी कमी है, जिस तरह बच्ची पॉइंट आउट कर रही है, बहुत कमी है। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा फेलियर है वो यही है कि हम प्रैक्टिकल
स्किल्स। और इसमें सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं, आप टेफ्टा की तरफ देखें, टेफ्टा जो काम करा रहा है वहाँ पर इसी तरह की एजुकेशनल टेक्निकल जो है वो एजुकेशन के इदारे होते हैं, वो इतने अच्छे होते हैं कि उनकी सर्टिफिकेशन लेके आप जाके कहीं पे भी अपना काम कर सकते हैं। मसलन के प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, ये लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल वर्क के साथ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो ऐड होना चाहिए। एनी अदर क्वेश्चन? ज़ेबा से किसी का स्पेसिफिक क्वेश्चन हो? मैं इसमें एक पॉइंट ऐड कर दूं। थ्योरेटिकल सिलेबस डेफिनेटली है, लेकिन आई थिंक वी आल्सो नीड टू स्टेप आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन्स। यस, ठीक है, आपकी क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 5 ज़रूर कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई इंटर्नशिप, कोई ना कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेते होंगे। उसके लिए ऑब्वियसली आपको पढ़ाई के साथ जब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एडेड टाइम लेना पड़ता है, डिसिप्लिन करना पड़ता है अपने आप को, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। HEC विल नॉट बी एबल टू डू एवरीथिंग फॉर यू। आपको डिग्री मिल जाएगी, कुछ भी नहीं करेगा HEC। सिलेबस डेफिनेटली इम्प्रूव होना चाहिए, लेकिन आप अगर उसका वेट करेंगे आपकी डिग्री खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड you're absolutely right, लेकिन उसके साथ साथ इस मसले को एड्रेस करना भी जरूरी है, क्योंकि बात करेंगे कहीं से तो आगाज होना चाहिए कि बच्चे कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अगर वो थ्योरी बेस्ड चीजें पढ़ रहे हैं तो उनको काम नहीं आ रही है। टीचिंग एंटरप्रेन्योरशिप इन अ कपल ऑफ यूनिवर्सिटीज, विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे, और इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस के जो हम बात करते हैं ना, दिस इज व्हाट इज सपोज्ड टू बी डन। व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय इंडस्ट्री दैट शुड बी टॉट इन द यूनिवर्सिटी। ठीक, बिल्कुल सही। ठीक है, अनदर क्वेश्चन जी, और किसके आप पास? फ्रीलांस के बारे में बात करना चाह रहे थे जी, आपका सवाल। जैसे यहाँ पर बात हो रही थी कि आपको इधर बिजनेस की तरफ जाना चाहिए या तो आपको जॉब की तरफ जाना चाहिए। आई थिंक आप यहाँ पर सारे हम लोग एक चीज़ मिस कर रहे हैं कि देयर इज़ अ थर्ड ऑप्शन एज वेल, विच इज़ फ्रीलांसिंग, विच इज़ द कम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज फैक्टर्स, राइट? You are not working for someone, but you are also pursuing yourself as a person who is going for a job, right? पाकिस्तान के अंदर एक कल्चर चल रहा है कि अगर हम लोगों ने बिज़नेस करना है या तो हमने जॉब करनी है। हम लोग को शायद ये भी सोचना चाहिए कि देयर इज़ अ थर्ड ऑप्शन कि हमारे पास फ्रीलांसिंग है। मी माई सेल्फ आई एम अ वेब डिज़ाइनर डेवलपर पर वर्किंग एज वेब डिज़ाइनर फॉर रिसेंट 5 years, राइट? और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा कमी फ्रीलांसर्स की है, और फ्रीलांसर्स की कमी पाकिस्तान के अंदर टैलेंट लेके नहीं आ रही। मैंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे काम किया हुआ, मुझे पता है कि वहाँ पर जो काम हो रहा है वो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त नहीं आ रहा। रिसेंटली मेरे पास एक क्लाइंट आए थे पाकिस्तान से, एंड रिमाइंड हुआ मुझे कि पाकिस्तान का स्टैंडर्ड इस वक्त कहाँ पे, क्योंकि उन्होंने मुझसे जो वेबसाइट का स्टैंडर्ड मांगा था और जो मैं नॉर्मली काम करता हूँ उससे बहुत डिफरेंस था, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। आई थिंक पाकिस्तान के अंदर कुछ चीज़ें चेंज होनी चाहिए, और फ्रीलांसिंग था। तो मुझे आपका राय चाहिए इस पर, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, मैं आई एम रियली ग्लैड कि ये सवाल आया है। सो डिफरेंट ना स्टेप्स होते हैं आप जब अपने कारोबार की तरफ जाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जैक मा कहता है कि आपको लर्निंग चाहिए, तो 4-5 साल किसी बड़े कारोबार के साथ काम करके देखें, क्योंकि उसमें आपको लर्निंग हो जाएगी, उस सेक्टर को समझ जाएंगे। फिर जब आप बिज़नेस की तरफ जाने का सबसे पहले सोचते हैं ना, तो सबसे पहला स्टेप फ्रीलांसिंग है कि मैं फुल टाइम जॉब से निकल रहा हूँ और मैंने ना साथ में 1-2 घंटे का कहीं पे कोई कंसल्टेंसी का काम पकड़ लिया है, कोई फ्रीलांसिंग का काम पकड़ लिया है। उसमें आपको पूरी तौर पर अपनी जॉब भी नहीं छोड़ने की ज़रूरत, और साथ में आपको फ्लेवर भी मिल रहा है अपना काम करने का ना। सो अगेन दिस इज़ पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन हल कौन करेगा? आप लोगों ने खुद से अपने लिए रास्ता निकालना है, एंड इट कैन बी वन वे और दी अदर। फ्रीलांसिंग इज़ डेफिनेटली अ वे अप, और बहुत अच्छा ट्रेंड है, लेकिन पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स की कमी नहीं है। बाय द वे, पाकिस्तान इज द 3rd लार्जेस्ट नेशन। एंड आई पर्सनली बिलीव एज द बॉय सेड कि इनसे जब डिमांड की गई तो अप टू द मार्क इनकी स्किल्स नहीं थी, तो वी नीड टू एनहांस आवर स्किल्स। बाकी तो सब कुछ ऑनलाइन है ना, कोई सर्टेन फॉर्मेट उन्होंने मांगा है, कोई स्किल मांगी है, वो मेरे ख्याल में हमें अपने आप को अपग्रेड करना है उसके लिए। और मसाइल में मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ कि इंटरनेट नहीं मिलता, लाइट नहीं मिलती, वो जॉब सिक्योरिटीज नहीं मिलती अगर कहीं काम शुरू करें, टाइम पे प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं होते तो दोबारा प्रोजेक्ट नहीं आता। आई नो दैट। बेसिकली साइकी क्या है, लोग हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको ऐसा क्यों लगता है कि वो बाहर जाएंगे तो उनकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, यहाँ पर रहते हुए उनको और क्या है? जिस तरह आप बात कर रहे थे साइकी के बारे में, तो आई वुड से कि इसके अंदर भी मैं ब्लेम अपनी गवर्नमेंट को दूंगी, इस चीज़ के ऊपर दूंगी कि जैसे अब हमारा एकेडमिक बहुत मैटर करता है हमारी ग्रोथ के ऊपर। अगर बचपन से ही हमें ये सिखाया जाए कि जो किताब में लिखा है बस उसी को याद कर कर आपने दोबारा से लिखना है, तो फिर आपका जो क्रिएटिव माइंड होता है ना, वो ब्लॉक हो जाता है। एंड आई फील लाइक कि हमारे यहाँ पर बहुत जीनियसेस हैं, लेकिन इस माहौल की वजह से ना यू आर वेस्टिंग दोज जीनियसेस, या फिर कोई और आपका वो उन जीनियसेस का फायदा। आई हैव सर्टेन गुड एग्जांपल्स। हमारे जितने भी अमेरिका के अंदर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, या हमारे इस वक्त जो फाइनेंशियल पॉलिसी मेकर्स हैं, उनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक
इसी एजुकेशन सिस्टम से है। मे बी आप उनसे बेहतर स्कूल्स में पढ़ रहे हो या पढ़े हो, वो इससे भी अबतर स्कूलों में पढ़े हैं, तो उन्होंने सर्व किया। सो डू यू थिंक कि हम इस चीज़ को बेस बनाकर ये हमारी ग्रोथ के ऊपर एक बैरियर लगता है इससे कि हमें वो चीज़ें नहीं आई वुडंट से कि वो बेस बनाता है, बट इट्स के अगर हम अपनी मेजॉरिटी को देखें, मेरा ओपिनियन ये है कि जब तक आप उनकी ट्रेनिंग में ये वाली चीज़ नहीं इनकलकेट करेंगे कि अच्छा आप इससे हटकर कभी कुछ सीख सकते हैं, तो फिर आई थिंक पेरेंट्स भी अपने बच्चों को उस तरह ट्यून अप करना शुरू कर देंगे। अब जैसे आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल अपने घर के अंदर ही कि कुछ जैसे, अब क्योंकि मेरी मदर खुद उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप की है, तो उन्होंने हमें बचपन से सिखाया अच्छा कुछ और चीज़ भी सोचो, वही चीज़ नहीं करनी जो सब कर रहे हैं। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी खुद ऑप्ट की कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाना है, और कितने ऐसे हैं जिन्हें किसी कज़न ने या अब्बू ने कहा या अम्मी ने कहा या इसकी फीस कम है? मैं थोड़ा सा ये भी चाहता हूँ, आप लोगों में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने खुद ऑप्ट किया कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाना है? ऑनेस्टली 4-5 पीपल। और कितने ऐसे हैं जिनको किसी ने मशवरा दिया कि यहाँ पे जाओ? माँ बाप ने कहा है, माँ बाप ने कहा, अम्मी अब्बू के लिए किसने चूज किया? ठीक है। और कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगा कि इसका फीस स्ट्रक्चर ऐसा है कि हमारे लिए कंफर्टेबल रहेगा, फीस हम दे लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी इंडिपेंडेंट हैं, अपना खर्चा खुद उठाते हैं? आप और आप खुद फाइनेंस करें, बाकी आप भी, बाकी सारे जो है पेरेंट्स करते हैं। बाकी दिस इज अनदर आई बिलीव, जिसे कहना चाहिए ना, एक ट्रिगरिंग चीज़ है कि आप किसी के कहने पे, किसी की रिकमेंडेशन पे बच्चे खुद अपने इंस्टीट्यूशन को लेकर जहाँ पे उन्होंने अपने आप को शेप अप करना है, दे आर नॉट इवन रिसर्चिंग, वो किसी XYZ के मशवरे पे जा रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से जा रहे हैं। इसमें ईज कैसे आए फिर? हाउ टू डू दैट? ये तो बच्चे का अपना काम है ना। मसला ये 2 किस्म के लोग हैं, एक वो है जो कि शिकायत करेगा और प्रॉब्लम्स देखता रहेगा, दूसरा वो है जो कि प्रॉब्लम को नज़र जब आएगी ना तो उसके या तो कोई हल निकालने की कोशिश करेगा या कोई दूसरा रास्ता निकालने की कोशिश करेगा। अच्छा ज़ेबा, पहला जो स्टेप होगा तब्दीली का, वो अपना माइंडसेट तब्दील करना होगा। अगर हम इसको थोड़ा सा आसान कर दें कि सबसे पहले हमें अपना माइंडसेट चेंज करना है। मुश्किल करने का सोच रही थी, एक शेर सुना के जी। खारहा अज असर गर्मी रफ्तारम सोख्त मन्नते बर कदम राह रवां अस्तमरा। पर्शिया ने समझाती हूँ, समझाया, मैं भी समझाए। इसका मतलब ये है जो आपके आगे जाने वाले होते हैं वो अपने रास्ते की मुश्किलात गुजार के गए हैं आगे, और वो आपके लिए भी रास्ता साफ करके गए हैं, तो इसीलिए आपके लिए उनके एक्सपीरियंस से सीखना जो है वो बेहतर है, और आप उनके एक्सपीरियंस से सीखें तो आपको उनके लिए रिस्पेक्टफुल और एहसानमंद भी रहना चाहिए। कि जो आप आज से 20 साल पहले अगर किसी ने बिज़नेस स्टार्ट किया था और आज अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करें तो एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़, पॉलिसीज़, बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस है। तो वो चीज़ आपको दूसरे से एक्सपीरियंस से सीखने से आप वो गैप जल्दी कवर कर लेते हैं, आपको वो उतने धक्के नहीं सहने पड़ते जितने आपके सीनियर्स ने सहे। कमिंग बैक टू योर साइकी क्वेश्चन, आई थिंक माइंड सेट इज़ एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव माइंड सेट जो है ना, उससे आप बहुत सारे मसलों का हल निकाल लेते हैं। हमने इसी पाकिस्तान में पढ़ा है, इसी सिस्टम से पढ़ा है, गवर्नमेंट के सिस्टम से ही पढ़ा है, और एक रेजिलियंस से गुजरे हैं, उर्दू मीडियम से पढ़ा है, उर्दू मीडियम से पढ़ा है। आप जब उर्दू मीडियम से फर्स्ट ईयर में जाते हैं ना तो वो तबीयात से जब और हयातियात से जब चेंज होता है तो यू स्टक इन द लैंग्वेज मोर देन सब्जेक्ट, राइट? सो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स और चीजें हम फेस कर रहे होते हैं, but we need to come out of course। और मुझे लगता है हमारी इतनी सारी स्किल डिस्कशंस के बाद स्टूडेंट्स पता है क्या कहेंगे, अच्छा ये तो हो गया, शायन बताएं वीज़ा कैसे मिलेगा। इन द एंड दिस इज वेयर वी ऑल स्टक एट। आपका बहुत शुक्रिया। आई वुड से कि क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे आंसर आप जो भी करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की जानिब जाना चाहते हैं, फ्रीलांसर हैं, बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, जॉब करनी है, क्लैरिटी रखें अपने गोल को लेकर और फिर उसके लिए काम करें। ज़ेबा सेट कंफर्ट जोन से निकलें, इससे तो बेहतर और कोई फार्मूला है ही नहीं। उसके बाद ही कंफर्ट जोन में रहते हुए आपकी ग्रोथ हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, ट्राई टू स्पीक अप नेक्स्ट टाइम। और जो लोग बोले उनका बहुत शुक्रिया, एटलीस्ट वी गॉट सम कंटेंट फॉर आवर शो।